Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं सारे कोर्सेज यानी सारी स्कूल एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रेपरेशन करने के वीडियोस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक या दो वीडियोस देखेंगे या आप हाफ ऑफ द कोर्स प्रिपेयर कर लेंगे और फिर बाकी रिमेनिंग कोर्सेज के लिए या वीडियोस के लिए आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कोई पैकेज या कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप घर बैठे अपनी प्रेपरेशन बिना किसी रुकावट के कर सके। साथ ही साथ अगर आप सारे वीडियोस को एक प्रॉपर ऑर्डर में अपने सामने देखना चाहते हो, सो दैट आप सिर्फ क्लिक करके जितने भी वीडियोस आपको देखने हैं वहां तक पहुंच सकें, साथ ही साथ आप कुछ नया भी एक्सप्लोर कर सकें, इसीलिए आपके लिए बनाई गई है मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। अब वेबसाइट पे विजिट कैसे करना है, कैसे सारे वीडियोस को एक्सप्लोर करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल, बट कब? इस वीडियो के अंत में। तो अभी के लिए हमें बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कर और आप अपना 100% दे रहे हो सारे वीडियोस देख के प्रिपरेशन करने में, देन आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम अचीविंग द गोल। और वो क्या है कि आप बेस्ट मार्क्स स्कोर करो एग्जाम्स में। और इसीलिए ये जो वाक्य है, हम होंगे कामयाब, ये बहुत ही वैलिड है। और इसी एनर्जी और इसी मोटिवेशन के साथ अब हम बिगिन कर सकते हैं अपने टॉपिक को। तो आज भी हम करने वाले हैं एक कंप्लीट चैप्टर रिविजन। ये होगा एक कंप्लीट चैप्टर का, यानी कि मैडम राइट्स दी बस का। दिस चैप्टर इज अ लिटिल बिट लेंदी। लेंदी का मतलब थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, स्टोरी थोड़ी बड़ी है, बट ये हमें अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे प्रश्न या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मैडम राइट्स द बस को जैसे बुक में लाइंस दी हुई हैं उसी तरीके से रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड बहुत टाइम दे देकर जो एक होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो किसी और वीडियो में। बट अभी हमें क्या करना है? कंप्लीटली रिवाइज, यानी कि हमें एक तरीके से वन शॉट रिवाइज करना है। तो मैडम राइड्स द बस जो है वो एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसे मैडम कहा गया है। क्यों कहा गया है आगे जाके पता करेंगे। साथ ही साथ ये अपनी पहली बस जर्नी जो है वो भी अकेले सक्सेसफुली करके आती है। बट इस बस जर्नी के दौरान उसका ये ड्रीम तो पूरा हो जाता है कि मैं बस में बैठूं और ये जर्नी पूरी एक्सपीरियंस करूं, बट साथ ही साथ उसे एक बहुत बड़ी जो रियलिटी है, एक बिटर ट्रुथ, एक कड़वा सच जो है लाइफ का, वो भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और वो क्या है वो हम देखेंगे जब हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? ऑल राइट। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, फिर हम मूव करेंगे टू द स्टोरी। डन? ओके। सो ऑथर यानी कि जिसने ये कहानी लिखी है, लेखक, वो हैं वली कन्नन, ठीक है। तो वली कन्नन जी ने मैडम राइट्स द बस चैप्टर जो है वो लिखा है। 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village, her induction into the mystery of life and death। क्या दिया हुआ है कि 8 साल की छोटी बच्ची की ये कहानी है। कितने साल की है? 8 साल की। और इनकी पहली बस जर्नी होने वाली है, वो भी कहाँ पर? अपने गांव के बाहर। यानी कि ये जो बच्ची है, इसका जो गांव है, विलेज है, उससे एक बस जाती है और वो बस जाती है शहर की तरफ। और ये बस जर्नी जो है इस 8 साल की बच्ची की पहली बस जर्नी है, वो भी बिल्कुल अकेले वो तय करने वाली है। और ये जाएंगी कहाँ? अपने घर से बाहर नहीं, बल्कि अपने गांव से बाहर। हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इंडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज में आपका इंट्रोडक्शन। जैसे कि अगर आप कभी, आपकी जॉब लगती है, आप जाते हो एक कंपनी में, अब वहाँ पे क्या काम होता है, कैसे होता है, आपका क्या काम रहेगा, कैसे क्लाइंट्स हैं हमारे, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? डेफिनेटली जो भी टीम होगी या जो भी सीनियर्स होंगे आपके, वो आपको 1 या 2 दिन मीटिंग में बुलाएंगे और उस मीटिंग में आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि देखिए हमारा ये काम है, आपका ये काम रहेगा, ऐसे हमें अप्रोच करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके लिए क्या है? उस काम से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका इंडक्शन, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ें देखते हैं। उसी तरीके से ये जो 8 साल की बच्ची है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात और लाइफ की बहुत बड़ी एक रियलिटी जो है उसका एक इंट्रोडक्शन होगा। यानी पहली बार वो सामना करेंगी किस चीज़ में? मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जो लाइफ और डेथ, जिंदगी और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का जो ये पूरा एक रहस्य है, उस बारे में वो जानेंगी। कि आप कभी कुछ नहीं कह सकते ना, लाइक अभी कोई पर्सन है जो जीवित है, जिसकी लाइफ है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट या अगले कुछ क्षण में, शायद अगले दिन वो पर्सन हो ही ना,
है ना। तो वो एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एक्सेप्ट करना, बट ये एक रियलिटी है, एक बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है कि आप कभी नहीं कह सकते कि कभी भी कोई पर्सन जो लिविंग है एनी टाइम यू कैन लूज़ द पर्सन, यानी कभी भी वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ ये जो 8 साल की बच्ची है वो पहली बार अपनी लाइफ में देखेगी, वो भी अपनी बस जर्नी के दौरान। क्लियर? ऑलराइट। गर्ल नेम इज वल्यामई, यानी कि शॉर्ट में हम इन्हें बोलेंगे वल्ली। वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, फेवरेट पास टाइम स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ये जो 8 साल की बच्ची हैं इनका पूरा नाम है वलियम्मई, ठीक है, बट पूरी स्टोरी में आगे जाके हम सिर्फ वल्ली पढ़ेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आता है आपको वल्ली दिया है या वलियम्मई दिया है, डेफिनेटली वो मैडम राइट्स द बस से क्वेश्चन है। साथ ही साथ बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने आंसर्स में पूरा नाम जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इनमें एक वही बात है जो शायद ऑलमोस्ट हर बच्चे में होती है इनक्विजिटिवनेस। क्या बोला मैंने? इनक्विजिटिवनेस, जिसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, यानी कि कुछ नया जानने की उत्सुकता, ठीक है। तो ये जो बच्ची है इनमें भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सबसे फेवरेट पास टाइम क्या होता है? जब हम इसको बोलते हैं टाइम पास। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि जब आप फ्री होते हो आप क्या करते हो, आप बोलते हैं कि भाई मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो जब भी मैं फ्री होता हूँ या होती हूँ मैं बुक पढ़ती हूँ। तो आपके लिए फेवरेट टाइम पास करने का तरीका या फेवरेट ऐसा चीज़ जब आपके पास वक्त हो, आप कैसे उस वक्त को काटते हैं? बुक पढ़ के, फॉर एग्जाम्पल। नहीं तो ज़्यादातर यही बोलेंगे टीवी देखना, है ना। तो वही चीज़ है कि पास टाइम मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे आप अपना जो समय है वो बिताते हो, ठीक है। तो फेवरेट चीज़ क्या थी वल्ली की? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर का जो सबसे सामने वाला दरवाजा है, मे बी जो एंट्रेंस है कहना चाहिए, वहां पर खड़े होना, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और जो भी सामने जो गली है या जो सड़क है वहां पे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, लोगों का आना जाना, गाड़ी का आना जाना, ये सारी चीजें देखना वल्ली को बहुत पसंद थी। तो वल्ली 8 साल की बच्ची हैं, वो पहली बस जर्नी तय करेंगी, अकेले जाएंगी। इस जर्नी के दौरान उनको लाइफ और डेथ का एक जो मिस्टीरियस चीज़ है वो पता चलेगी। साथ ही साथ इनका फेवरेट पास टाइम या फेवरेट टाइम पास करने का तरीका है अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़े होकर बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो देखना। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे हम स्टोरी में अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। सो लेखक जो हैं वो हैं वली कन्नन। आप देख सकते हैं इन पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। 8 साल की बच्ची की अपने गाँव के बाहर की दुनिया में पहली बस यात्रा है, जीवन और मृत्यु के रहस्य में उनका प्रवेश है, ठीक है। तो वो 8 साल की बच्ची हैं वल्ली या वलियम्मई, और ये अपनी पहली बस जर्नी तय करेंगी। और ये जो जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि है जीवन और मृत्यु, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लड़की है वलियम्मई यानी वल्ली, चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुक, अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर गली में क्या हो रहा था देखना वल्ली का समय पारित करने का सबसे पसंदीदा तरीका था। तो वली 8 साल की हैं, पूरा नाम है वलियम्मई, और उनको चीज़ों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। साथ ही साथ अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़े होकर बाहर सड़क में या गली में क्या हो रहा है वो देखना इन्हें बहुत पसंद था। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, enjoyable as any of the elaborate games other than children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। नो प्लेमेट्स जैसे होता है क्लासमेट, क्लासमेट क्या है भाई? आपके साथ जो पढ़ते हैं, आपके सहपाठी, है ना। वैसे ही प्ले मतलब खेलना, और प्लेमेट क्या हो जाएगा? जो लोग आपके साथ खेलते हैं, है ना। जैसे हमारे कई फ्रेंड्स होते हैं, बचपन में क्या होता है, हमारा एक टाइम फिक्स हो जाता है कि भाई 1 घंटा जो है आपको बाहर खेलने के लिए मिलेगा। फिर आपका एक पूरा ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, और आप उनके साथ जाके जो भी आपके गेम्स होते हैं, ऑप्सकॉप्स वगैरह या लंगड़ी जो होती है या छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, ये सब आप खेलते हो, है ना। तो वैसे ही जो वल्ली हैं उनकी एज की, वल्ली 8 साल की हैं, तो 8 साल के करीबन जो बच्चे हैं जो उनके साथ खेल सकें ऐसे बच्चे वहाँ पर नहीं थे। स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, और इसीलिए फेवरेट पास टाइम होना चाहिए खेलना कूदना बच्चों की तरह, बट वो चीज़ हो ही नहीं पाती थी। तो इनका फेवरेट चीज़ क्या थी? स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, घर के जो सामने वाला दरवाजा है वहाँ पे खड़े होना। इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स, अभी हम जितने भी गेम्स खेलते हैं बचपन में, या जो भी बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हैं, वो क्या होते हैं? डिटेल गेम होता है कि भाई अगर मैं आपको बोलूंगी छुपन छुपाई या हाइड एंड सीक, शायद आप सबको पता है कि वो कैसे खेला जाता है ना। अगर मैं बोलूं स्नेक्स एंड लैडर्स यानी सांप सीढ़ी, तो सबको पता है सांप सीढ़ी कैसे खेलते हैं। तो इस तरीके से कुछ गेम्स होते हैं जो बिल्कुल डिटेल्ड गेम्स हम सबको पता है।
उसी तरीके से जितना हमको मज़ा आता है वो गेम्स खेलने में जब हम छोटे होते हैं, उतना ही मज़ा वल्ली को कब आता है, जब वो अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़े होकर क्या करती हैं, अपने घर के सामने जो स्ट्रीट है, जो सड़क है, जो गली है, वो देखती हैं। क्यों ऐसा, क्यों उनको वहाँ पे बहुत मज़ा क्यों आता है वही चीज़ करने में? क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ देखना कि क्या हो रहा है स्ट्रीट पे, गली पे, वो उनको बहुत अलग अलग प्रकार के और जो बिल्कुल भी आम नहीं है, यानी अनयूजुअल हैं, जो कॉमन नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंसेस देता था। ठीक है, तो इसीलिए वो वहाँ खड़े होकर जो कुछ भी सामने होता था वो देखना पसंद करती थी। अब इसी को हिंदी में पढ़ेंगे, बट पहले इलैबोरेट का मीनिंग पढ़ लेते हैं। इलैबोरेट मीन्स डिटेल्ड गेम्स, यानी विस्तृत खेल। जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ डिटेल्ड गेम्स होते हैं ना, कि ऐसे खेलेंगे, आप बोलते हैं कैच करना, खेलना, है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब हमें ऑलरेडी पता है कि उनको कैसे खेलते हैं, डिटेल्ड गेम्स होते हैं। तो जैसे बाकी बच्चों के लिए वो डिटेल्ड गेम्स में उनको मज़ा आता है, वो इंजॉयबल होते हैं, उसी तरीके से वल्ली के लिए अपने घर का यानी फ्रंट डोरवे जो है वहाँ खड़े होकर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो देखना, अपने अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस करना, वो सब बहुत पसंद था। डन, ओके, चलिए। वल्ली की गली में उसकी अपनी उम्र का कोई सहपाठी नहीं था। सामने के दरवाजे पर खड़ा होना वल्ली के लिए अन्य बच्चों द्वारा खेले जाने वाले किसी भी विस्तृत खेल जितना आनंददायक था। सड़क की ओर देखना वल्ली को नए असामान्य अनुभव देता था। तो वल्ली जो है वो अपनी गली में जहाँ पर भी वो रहती थी, वहाँ उनकी उम्र के लोग जो उनके साथ खेल कूद सके वो नहीं थे। ठीक है, इसीलिए वो अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़े होकर क्या करती थी, अन्य बच्चों द्वारा जो गेम खेले जाते हैं, जो खेल खेले जाते थे, विस्तृत खेल, उनको जितना मतलब क्या बोलें, जो उनके लिए आनंददायक होता है बच्चों के लिए वो विस्तृत खेल खेलना, उतना ही आनंददायक इनके लिए होता था घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहर देखना। क्यों? क्योंकि बाहर देखने से उनको कई असामान्य यानी नॉट कॉमन और एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव मिलते थे। क्लियर? ऑल राइट। अब ये कैसे एक्सपीरियंसेस होंगे, ऐसे असामान्य एक्सपीरियंस कैसे होंगे, उसी पे पूरी कहानी है, तो पढ़ते आगे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस that traveled between her village and the nearest town. Bus passed through her street each hour. Bus filled each time with a new set of passengers, source of unending joy for Valli. क्या दिया है यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें वो विटनेस करती थी वहां खड़े होकर, है ना। कई चीजें होती होंगी, लोग आ रहे जा रहे हैं, मे बी कोई सब्जी बेचने वाले, मतलब काठ जो होता है, ठेला जो होता है, वो सब्जी बेच रहे हैं अंकल आंटी, या फिर कुछ और, है ना। बट इसी तरीके से कुछ चीज़ों में से वो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती थी किसके लिए, वल्ली के लिए, वो थी वो बस जो कि इनके विलेज यानी गांव और जो टाउन है उसके बीच ट्रैवल करती थी। ठीक है, अभी ये जो बस है वो हर घंटे वहां से पास होती थी, एवरी आवर, यानी हर एक घंटे में बस जो है वो वल्ली के घर के सामने से या वो स्ट्रीट पे से निकलती थी। और हर बार क्या होगा, ऑब्वियसली जितनी बार बस आएगी उतनी बार उस बस में नए लोग होंगे, है ना। जहाँ पे भी बस स्टॉप करेगी वहाँ बस से लोग उतरेंगे और नए लोग चढ़ेंगे। तो हमेशा एक न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स जो है, एक नया समूह होता था पैसेंजर्स या सवारी का, वो देखने को मिलता था वल्ली को। सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और वल्ली के लिए ये कभी न खत्म होने वाला खुशी का एक स्रोत था, एक सोर्स था, तो उन्हें बहुत मज़ा आता था। अब हमारे लिए ये चीज़ बहुत अजीब होगी कि बस देख के किसको मज़ा आता है, बट वल्ली जो है आप समझ सकते हैं, छोटी बच्ची एक तो, साथ ही साथ वहाँ कोई खेलने के लिए है नहीं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और वो कभी बस में बैठी भी नहीं है। तो ऐसा होता है ना, आप कभी एयरप्लेन में बैठे नहीं हो, अगर आपने कभी फ्लाइट कैच नहीं की है, आपको पहली बार आप फ्लाइट में जाने वाले हो, कितना मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। हम सब देखते हैं, अरे हम मैं विंडो पे बैठूंगा, मुझे नीचे देखना है कि कैसे ऊपर से पूरी दुनिया दिखती है, और कैसे है बस में फ्लाइट कैसे उड़ती है, और क्या सच में डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे पहली बार ट्रेन में बैठे होगे, पहली बार आप कभी किसी और व्हीकल में बैठे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। वैसे ही वल्ली कभी बस में बैठी नहीं है, तो उनके लिए ये कभी ना खत्म होने वाला एक खुशी का स्रोत था। वो बहुत खुश हो जाती थी बस को देखकर। क्लियर? ओके। फैसिनेटिंग का मतलब पढ़ते हैं। तो फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, सबसे ज़्यादा आकर्षक, सबसे ज़्यादा मन मोहने वाली जो चीज़ थी वल्ली के लिए, वो थी ये बस। वल्ली के लिए सबसे आकर्षक चीज वह बस थी जो उसके गांव और निकटतम शहर के बीच यात्रा करती थी। हर घंटे बस उसकी गली से गुजरती थी। बस हर बार यात्रियों के एक नए समूह से भरी रहती थी, और यह वल्ली के लिए अंतहीन यानी कभी ना खत्म होने वाला खुशी का स्रोत था। तो वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी सब चीज़ें देखकर, बट उनमें से सबसे ज़्यादा अगर वो खुश किसी चीज़ को देख के होती थी, वो थी वो बस, जो उनके सबसे
गांव के सबसे पास वाले शहर और उनके गांव के बीच ट्रैवल करती थी, यानी कि गांव से शहर लेके जाना, शहर से गांव लेके आना पैसेंजर्स को। हर घंटे जो बस है वो उनके घर से गुजरती थी और हर बार एक नए समूह होता था, किसका? सवारियों का, यानी कि यात्रियों का। और वल्ली के लिए ये सब कुछ एक अंतहीन खुशी का स्रोत था। क्लियर? ओके। Wish wanted to ride on that bus, even if just once. She stared wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. अभी ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले हम यहाँ पहुंचे, ये देख सकते हो, आपको एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है। इस तरीके से वो अपने घर के दरवाजे के इधर खड़ी रहती थी और सामने क्या हो रहा है उस सड़क पे, स्ट्रीट पे, ये बस आती जाती रहती थी, तो उनको ये चीज देखना बहुत पसंद था। क्लियर? ओके। तो वल्ली को हमेशा एक चीज की आशा थी, एक विश थी उनकी, और वो ये थी, वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक बार के लिए, बट काश वो उस बस में बैठ के अपनी जो बस जर्नी है वो एंजॉय कर पाए। शी स्टेयर्ड, स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना, ठीक है? तो वो हमेशा घूर घूर के देखती रहती थी। विस्टफुली एट द पीपल, विस्टफुली मतलब एक जो आपको इच्छा होती है, एक लॉन्गिंग होती है कि काश मतलब एक इच्छा होती है ना कि मैं बस में बैठूं, तो वो जो एक विश है वो उनकी आंखों में दिखती थी और उस तरीके से वो लोगों को घूरती थी। किन लोगों को? हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जो कि उनके जो स्ट्रीट है उसके बिल्कुल कॉर्नर में जब बस रुकती थी तो उसमें जो पैसेंजर्स या तो चढ़ रहे थे या उतर रहे थे बस से, उनको घूर के देखती थी विस्टफुली। कौन? वल्ली। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle का मतलब होता है एक तरीके से उज्जवल होना, प्रज्वलित होना, ठीक है? तो जब भी वो उन पैसेंजर्स को देखती थी तो उनके जो भी लॉन्गिंग्स होती थी, एक जो इच्छा होती थी, एक ड्रीम, एक उनका जो सपना था, जो उनकी आशाएं थी, होप्स थी, उम्मीदें थी, उन सब में कहीं ना कहीं उन पैसेंजर्स के चेहरे जो हैं वो प्रज्वलित होते थे। यानी बार बार उनको वही ध्यान आता था, वो इतनी ज़्यादा बोलना चाहिए उत्सुक थी बस में बैठने के लिए। क्लियर? ओके। अब फटाफट से विस्टफुली और किंडल देखते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू हिंदी ट्रांसलेशन। सो विस्टफुली मीन्स लॉन्गिंगली, यानी कि अभिलाषा, ठीक है? कई चीज़ों के लिए हमें अभिलाषा होती है कि काश मैं बड़ा हो के ये बन जाऊं, काश मेरे पास ये हो, एंड इस तरीके से चीज़ें। तो वैसे ही वल्ली जो हैं उनकी अभिलाषा थी बस में बैठना, और वही अभिलाषा उनकी आंखों में अलग ही दिखती थी। तो विस्टफुली ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किंडल, सेट अ लाइट, अ फायर, है फीलिंग्स। ज़्यादातर जैसे अगर आप किंडल कर रहे हो फायर, इसका मतलब आप आग जो है उसे प्रज्वलित कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर फायर की बात नहीं हो रही है, यहाँ फायर से रिलेट करते हुए फीलिंग्स की बात हो रही है कि उनकी जो इमोशंस होते हैं वो एक तरीके से प्रज्वलित हो जाते होंगे। तो प्रज्वलित होना इज व्हाट इज किंडल। क्लियर? सो वल्ली की इच्छा थी कि काश वो भले ही एक बार पर उस बस में सवारी करे। वह सड़क के किनारे पर रुकने पर बस में चढ़ने या उतरने वाले लोगों को ध्यान से देखा करती थी। उनके चेहरे उसकी लालसाओं, सपनों और आशाओं में चमकते थे। अब होता क्या था कि वल्ली की हमेशा से एक इच्छा थी कि काश मैं उस बस में बैठूं, और जब भी उस बस से कोई भी सवारी चढ़ती थी या उतरती थी तो उन लोगों को जो एक अभिलाषा थी किसके आंखों में? वल्ली की आंखों में, उससे वो उन्हें देखा करती थी। साथ ही साथ उनके जो पैसेंजर्स हैं, जो सवारियां हैं, उनके चेहरे जो हैं वल्ली की लालसा, मतलब वो जो चाह रही हैं, सपने जो वो सोचती थी, ड्रीम्स, और आशा यानी कि जो उनकी उम्मीदें या होप्स थी, उन सब में उनके चेहरे चमकते थे, प्रज्वलित होते थे, एक तरीके से जागृत होते थे कि काश मैं भी बस में बैठ सकूं। डन? ऑल राइट। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अभी if one of her friends happened, यानी कि अगर जितने भी दोस्त हैं वल्ली के, अब यहाँ हो सकता है आपको लगे कि अब आप बोल रहे हैं कि वल्ली के दोस्त हैं, पहले बोल रहे हैं कि वल्ली के साथ खेलने वाले कोई नहीं था, तो वो अलग चीज़ हो गई। देखो, हो सकता है आपकी जो गली है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों जो आपके स्कूल में हों, या फिर वहाँ पर जो आपके साथ बात करते हो, बट शायद आपके साथ वो खेलते ना हो, है ना? ऐसा हो सकता है, राइट? तो वैसी ही स्टोरी बताई है कि वल्ली के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, बट वल्ली के दोस्त थे। दोस्त इन द सेंस जो उससे बातचीत करते होंगे। क्लियर? तो ऐसी अगर ऐसा हुआ कि वल्ली के कभी जितने भी दोस्त हैं, मे बी स्कूल में या कहीं पे भी, उनमें से अगर कोई एक भी ऐसा है who happened to ride the bus, जो शायद अभी बस की यात्रा करके आ रहा हो, and tried to describe the sights of the town to her, और वो जो है शहर में उन्होंने क्या क्या देखा बस में बैठकर, वो चीज़ें जब वल्ली को समझाते थे या सुनाते थे, वल्ली would be too jealous, वल्ली बहुत ज़्यादा
जलती थी, बहुत जेलसी होती थी उनको कि अरे ये बस में बैठ गई, मैं तो कभी नहीं बैठी। तो वो जेलसी फील करती थी वल्ली। बच्ची हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके तरफ अगर हम देखें तो बात सही है। टू लिसन, तो वो सुनना ही नहीं पसंद करती थी कि भाई ये बस में बैठ के मेरे को सुना रही है कि शहर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, और मैं बस में बैठी ही नहीं हूँ। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और जब भी उनको ऐसा लगता था तो वो इंग्लिश में चिल्लाने लगती थी, प्राउड प्राउड। अभी प्राउड का मतलब क्या होता है कि आई एम वेरी, मतलब मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बट वल्ली जो है वो प्राउड प्राउड क्यों बोलती थी जब उनको परेशानी हो रही है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, बट पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं। अगर उनकी सहेली या उसकी एक कोई भी सहेली बस की सवारी करती थी और उसे शहर के दर्शनीय स्थलों का वर्णन करने लगती थी तो वल्ली को सुनने में बहुत जलन होती थी और वह अंग्रेजी में चिल्लाती थी, गर्व गर्व, यानी प्राउड प्राउड। तो वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब उनके फ्रेंड्स उनको वो साइट्स, वो दृश्य जो हैं वो एक्सप्लेन करते थे जो भी उन्होंने उस टाउन में और शहर में देखे हो। क्लियर? अब वो प्राउड प्राउड क्यों चिल्लाती थी? Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. सबसे पहले मैं आपको स्लैंग बता देती हूँ, फिर इसका हम देखेंगे डिस्कशन। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा, जैसे अगर कोई फ्रेंड ग्रुप है या फिर कभी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे, जैसे सपोज अगर आप बात करते हो मैसेजेस की, तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हमने शॉर्ट करके बना दिए हैं या फिर हम अपनी भाषा में उसको वैसा बोलते हैं। तो ऐसे ही कई कबार एक ग्रुप की लैंग्वेज होती है जो सिर्फ उस ग्रुप के लोगों को समझ आती है, और ज़्यादातर ये दोस्तों के साथ या हमारे सिबलिंग्स के साथ होता है कि हम लोग ना एक या दो वर्ड्स बना लेते हैं जो सिर्फ हमको पता होता है कि उसका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, वैसे ही वल्ली और उसके दोस्त जो हैं, इन लोगों ने प्राउड का मतलब जो है वो डिसअप्रूवल रखा था। यानी जब भी इनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी या अग्री नहीं करते थे, इनको पसंद नहीं आती थी, तो वो इंग्लिश में प्राउड प्राउड बोलते थे, क्योंकि इनको प्राउड का असली मतलब पता ही नहीं था। इसीलिए इन्होंने प्राउड वर्ड जो है वो डिसअप्रूवल के लिए, मना करने के लिए, या अपनी नाराज़गी या फिर कहना चाहिए अपनी हामी ना भरने के लिए यूज करते थे। क्लियर? सो नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, ना तो वल्ली ना ही वल्ली के दोस्तों को पता था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। यानी इनको किसी को भी नहीं पता था कि प्राउड का मीनिंग गर्व करना होता है। बट दे यूज्ड इट ऑफन, बट इसको अक्सर ये इस्तेमाल करते थे। कैसे? एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन, एक ऐसा वर्ड जो एक ग्रुप की लैंग्वेज हो जाती है। किस लिए? डिसअप्रूवल के लिए, यानी कि हमारी मनाही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा वो बोलने के लिए। क्लियर? चलिए स्लैंग एक्सप्रेशन का मीनिंग पढ़ लेते हैं। स्लैंग एक्सप्रेशन मीन्स इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप। देखो, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जैसे आपने पढ़े होंगे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, है ना। जब आप अपने प्रिंसिपल को, स्कूल टीचर्स को, या किसी कंपनी में, बैंक में, कहीं पे भी एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, तो एक तरीका होता है। तब आप ऐसे नहीं लिख सकते हे व्हाट्सएप, ऐसे नहीं लिख सकते उसमें। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों को नहीं लिख रहे हो, तो एक फॉर्मल लैंग्वेज मेंटेन करनी पड़ती है। सर, थैंक यू, रिगार्ड्स, ऐसी चीज़ें, है ना। वैसे ही एक होता है इनफॉर्मल। जैसे आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है बर्थडे इन्विटेशन का, तो आप उसमें लिख सकते हो हाउ आर यू, हाउ इज एवरीबडी, हाउ इज फैमिली, हाउ इज अंकल आंटी, ऐसे करके बात कर सकते हो, है ना। वैसे ही स्लैंग एक्सप्रेशन जो है वो इनफॉर्मल है। यानी आप इसे जो भी एल्डर्स हैं या सर हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, कोई भी मैनेजर हैं, उनके साथ यूज़ नहीं कर सकते। आप दोस्तों में यूज़ कर सकते हो, जिसे कहते हैं कि भैया क्लोज ग्रुप में, यानी हमारे ही ग्रुप में वो वर्ड समझ आएगा, उसे कहते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन। सो एक कठ बोली अभिव्यक्ति, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन। डन? ऑलराइट। न तो वह और ना ही उसकी सहेलियां वास्तव में शब्द का अर्थ समझती थी, लेकिन वे इसे अक्सर अस्वीकृति, यानी कि हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल मेरी स्वीकृति नहीं है, हामी नहीं है, कि कठ बोली अभिव्यक्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो प्राउड का मतलब डिसअप्रूवल था इनके ग्रुप में, और वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब उनको बस की जो चीजें हैं वो, या जो शहर की जो भी चीजें देखी उनके दोस्तों ने, वो उनको समझाते थे। डन? ऑलराइट। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब होता क्या है? Over many days and months, देखो
वल्ली को बस राइड तो करनी थी, ठीक है। तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वल्ली जो है वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। कैसे? वल्ली लिसन केयरफुली, वो ध्यान से सुनती थी टू द कॉन्वर्जेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस। तो उनके जितने भी पड़ोसी हैं, नेबर्स, या वो लोग जो रोज बस से आना जाना करते थे, उन लोगों के बात में जब भी उनका वार्तालाप चलता रहता था, उनकी बातचीत होती रहती थी, तो उसको बहुत ध्यान से वल्ली सुनती थी ताकि उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस here and there। भली वल्ली 8 साल की थी, बट शी वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा चतुर बच्ची है वो। क्योंकि वो क्या करती थी, जो चीज़ें उनको सुनकर पता चल जाती थी वो तो ठीक है, बट उसके अलावा अगर उनको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए बस से रिलेटेड, तो वो जो है बड़े ध्यान से, बहुत सतर्क होकर ऐसे ही बस इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती थी, ताकि किसी को शक भी ना हो और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाए। क्लियर? ऑल राइट। तो डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मीनिंग पढ़ते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। सो डिस्क्रीट क्वेश्चंस मीन्स केयरफुल क्वेश्चंस, यानी बहुत सतर्कता से प्रश्न पूछना। तो विचारशील प्रश्न। क्लियर? ऑल राइट। सो कई दिनों और महीनों में वल्ली ने अपने पड़ोसियों और नियमित रूप से बस का उपयोग करने वाले लोगों के बीच बातचीत को ध्यान से सुना, और इसने इधर उधर कुछ विवेकपूर्ण प्रश्न भी पूछे। तो पहली चीज तो वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रही थी, गैदर कर रही थी। अब और क्या क्या करना पड़ेगा वल्ली को ताकि वो अपनी पहली बस राइड कर सके? आगे पढ़ते हैं। टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एंड ट्रिप टू द टाउन वॉज ऑफ 45 minutes। तो ऐसे सुन सुनकर वल्ली ने क्या क्या चीजें हैं जो पता करी। देखो, अगर आपको बस से जाना है या सपोज आपको ट्रेन से जाना है, आप क्या करोगे? आप ट्रेन का नाम, ट्रेन कहाँ से जाएगी, किस स्टेशन से, वो किस स्टेशन तक जाएगी, वो ट्रेन कितने बजे जाएगी, कितना टाइम लगाती है वो, साथ ही साथ ट्रेन की टिकट का प्राइस क्या है वो, राइट। ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी कि नहीं, राइट। तो वही चीज है, वल्ली ने ये भी पता किया कि बस की टिकट के पैसे कितने हैं, बस जो है वो कितने बजे या कितना टाइम लेती है शहर तक पहुंचाने के लिए। और ये तो वल्ली को पता ही था कि हर एक आवर में, हर एक घंटे में वहां से बस गुजरती है ना। साथ ही साथ गांव और शहर के बीच की दूरी कितनी है वो भी उनको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी करी। कैसे? कि भाई जो शहर है उनके गांव से 6 मीलों की दूरी पे है, 6 miles का डिस्टेंस है। फेयर का मतलब होता है किराया। तो कितना किराया था? एक साइड का 30 पैसे। जब ये कहानी लिखी गई है तब 30 पैसे भी बहुत बड़ी बात है ना। तो 30 पैसे एक साइड का, यानी कि वल्ली को गांव से शहर जाने की टिकट के लिए 30 पैसे, शहर से वापस अपने गांव आने के लिए 30 पैसे, टोटल 60 पैसे जो हैं, 60 पैसे जो हैं वो उनको इकट्ठे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि भाई इस जर्नी में टाइम कितना लगता है? तो गांव से शहर तक की जो एक जर्नी है वो लेती है टोटल 45 यानी 45 मिनट। क्लियर? सो ये ध्यान में रखना है, 45 मिनट का वक्त लगेगा, 30 पैसे की एक टिकट है और 6 मीलों की दूरी है शहर और गांव के बीच। डन? ऑल राइट। चलिए, सो वल्ली ने पता लगाया कि नगर और उसके गांव में 6 मील की दूरी है। एक तरफ का किराया था 30 पैसे और शहर की तरफ यात्रा 45 मिनट की थी। तो समय पता चल गया, पैसे पता चल गए, साथ ही साथ विलेज और टाउन के बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया। क्लियर? ऑल राइट। Take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town 1:45, back home 2:45। भाई जब हम 8 साल के थे इतनी हमारी कोई प्लानिंग नहीं हो पाती थी, बट इनको देखिए, इन्होंने सब प्लानिंग कर ली। मैं इतने बजे निकलूंगी, फिर इतने बजे पहुंच जाऊंगी, फिर वापस भी आ जाऊंगी। तो प्लानिंग देखो, तो वल्ली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। देखिए वो क्या कर रही है ना, वो कैलकुलेशंस कर रही हैं, वो प्लानिंग कर रही हैं कि अगर मैं 1 बजे वाली बस कैच करती हूँ, यानी मैं दोपहर को 1 बजे अगर बस लेती हूँ, कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट्स, 45 मिनट। चलो 1:45 पे मैं पहुंच जाऊंगी कहाँ? टाउन में, शहर में। फिर जब मैं एक और बस लेती हूँ, चलो अब 1:45 पे तो लोगे नहीं, यहाँ पे भी दिमाग पकड़ो आप कि जैसे ही 1:45 पे शहर पहुंचेंगे, बस थोड़ी देर रुकेगी, फिर लोग बैठेंगे, फिर वापस आएंगे। तो उन्होंने वो टाइम थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट कर उन्होंने 15 मिनट और जोड़ के बोल दिया कि चलो मैं जो हूँ 2:45 तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है? सो इस तरीके से उन्होंने अपना दिमाग लगाया और पूरा 15 मिनट का बीच का गैप वैप लेकर, सब कुछ लेकर 2:45 तक वो घर वापस आ जाएंगे। उन्होंने ये सोचा। अब उन्होंने 1 o'clock का ही टाइम क्यों सोचा? उन्होंने 2:45 पे वापस आकर ही, मतलब यही क्यों सोचा कि मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊं? इसका भी एक रीजन है, क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी ये चीज हिंदी में पढ़ते हैं।
सो वल्ली ने सोचा कि दोपहर 1 बजे की बस लेकर शहर पहुंचकर शहर से 1:45 की बस लेकर 2:45 तक घर वापस पहुंच जाएंगी। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं 1 बजे की बस लेती हूँ, 1:45 तक शहर पहुंचूंगी, 1:45 के बाद 15 मिनट या कुछ लगेंगे, चलो 2 बजे तक मैं बस ले लूंगी शहर से और फिर मैं घर 2:45 तक पहुंच जाऊंगी। क्लियर? ऑल राइट। Bus on the point of leaving the village and turning into the main highway, a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. अब बस जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी में जो है अभी तक क्या चल रहा था कि वल्ली को क्या पसंद है, कैसे बस का दिमाग में आया, क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की, कितने बजे की बस का डिसाइड किया, खत्म। अब कहानी जो है वो कोई दूसरी जगह पहुंच गई है कि बस की जर्नी स्टार्ट हो गई है और जो आगे की इन्फॉर्मेशन है, पैसे कैसे जोड़े, इतने बजे का ही टाइम क्यों सोचा, घर वाले क्या बोलेंगे, वो सब के बारे में आपको आखिर में पता चलेगा। क्लियर? ऑल राइट। तो अब बस जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था, पहुंच गई वो, पर बस निकलने ही वाली थी। इट वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, मतलब बिल्कुल निकलने वाली थी गांव से। अगर वल्ली 1 मिनट या आधा मिनट भी लेट हो जाती तो शायद उनको ये बस पकड़ने में नहीं मिलती उनको बस पकड़ने में। क्लियर? ऑल राइट। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन रोड की तरफ जो है वो निकल ही रही थी। अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, और फिर एकदम से एक छोटे बच्चे की आवाज जैसे होती है वैसी आवाज सुनाई दी कि वो बोल रही है, बस रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। ऐसा आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा कि कभी भी हमको बस वगैरह रोकनी होती है, हम ऐसे करते हैं, अरे भैया बस रोको, तो हम अपना हाथ ऐसे दिखाते हैं। तो वैसे ही वल्ली जो है, उनका छोटू सा हाथ होगा, 8 साल की है वो, तो अपने छोटे से हाथ को बहुत ही ऐसे कमांडिंगली होता है ना कि बस रोको, ऐसे टाइप का जो होता है उस तरीके से वो रोकती हैं बस को। क्लियर? कमांडिंगली का मीनिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। कमांड का मतलब होता है एक तरीके से ऑर्डर देना, ठीक है। सो इन अ डोमिनेटिंग वे, एक बहुत ही ज्यादा हावी तरीके से, जैसे कि भाई बस रोको मैं हूं, ऐसे टाइप का होता है ना, तो वैसे ही वो अपना बिल्कुल छोटू सा हाथ दिखाते हुए बोलती है बस रोको। 8 साल की है, बट कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही अलग लेवल का है। किसका? वल्ली का। क्लियर? ऑल राइट। सो बस गांव से निकलकर मुख्य मार्ग में जाने के बिंदु पर थी। एक छोटी सी आवाज चिल्लाती हुई सुनाई दी, बस रोको, और आज्ञाकारी ढंग से एक छोटा सा हाथ उठा। आज्ञाकारी नहीं कहना चाहिए वैसे, मैं कहूंगी मतलब एक बहुत ही ज्यादा हावी तरीके से, एक ऑर्डर देते हुए तरीके से जो है ऐसे हाथ था कि बिल्कुल अब बस रोक दो। क्लियर? ऑल राइट। Conductor said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Vanni. "I'm the one who has to get on." अभी बस में कौन होते हैं जो टिकट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं? कंडक्टर अंकल, है ना। तो जो कंडक्टर हैं वो फिर वल्ली को देखकर बोलते हैं कि अरे जल्दी करो, फटाफट आओ, और जो भी आ रहा है बस में उसको बोलो फटाफट से आए, क्योंकि ऑब्वियसली 8 साल की छोटी बच्ची अकेले थोड़ी ट्रैवल करेगी। तो कंडक्टर के दिमाग में भी यही था कि इनके साथ और कोई भी होगा। तो वल्ली बोलती है, "इट्स मी, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन द बस." यानी कि सिर्फ मैं हूं जिसको बस में ट्रैवल करना है, और कोई नहीं है मेरे साथ। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए भी बड़ा शॉकिंग था, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। पहले पढ़ते हैं इसको हिंदी में। सो कंडक्टर ने कहा, तो जल्दी करो, जो कोई भी हो कहो कि जल्दी आए। यह मैं हूं, वल्ली चिल्लाई, मैं वह हूं जिसे सवारी करनी है। तो वल्ली बोलती, भाई मुझे सवारी करनी है, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। तो कंडक्टर जो है वो, उनको तो यही लग रहा है कि भाई छोटी बच्ची है, तो वो बोलते हैं जो भी है उसको बोलो फटाफट से आए क्योंकि बस जाने वाली है। देन वल्ली वाज लाइक, नहीं मुझे जाना है बस में। क्लियर? ऑल राइट। कंडक्टर सेड, couldn't believe. Wally showed him some coins. Conductor stretched out a hand to help her up. Never mind, Wally said, I can get on by myself. You don't have to help me. अब होता क्या है कि कंडक्टर को जब वो बोलती हैं कि मैं हूँ जिसे बस में बैठना है, तो कंडक्टर को बिलीव नहीं होता कि मतलब छोटी बच्ची कुछ भी बोल रही होगी। तो वल्ली जो है वो ये उनको भरोसा दिलाने के लिए या फिर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वही ट्रैवल करने वाली बस में कुछ कॉइन्स, पैसे यानी कि किराए के पैसे जो हैं वो दिखाती है कि भाई मेरे पास किराया पे करने के लिए भी पैसा है, इसका मतलब सच में मैं ही हूँ जिसको बस में ट्रैवल करना है। अब कंडक्टर थोड़ी रोक सकता है, आप टिकट्स खरीदेंगे तो कोई भी नहीं रोक सकता। सो कंडक्टर जो है वो अपना हाथ जो है वो बाहर करते हैं, भाई बस में चढ़ना होता है थोड़ा सा, तो छोटी बच्ची है तो छोटी बच्ची को हाथ दिखाते कि वो पकड़कर आसानी से चढ़ जाए। बट वल्ली क्या है भाई, वल्ली बोलती है नेवर माइंड, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आराम से खुद ही चढ़ सकती हूँ। मतलब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था वल्ली में। तो वो बोलती है कि मैं खुद ही से आ सकती हूँ बस में, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, सो यू डोंट माइंड। क्लियर? सो इस तरीके से वल्ली जो है वो ऐसी ऐसी चीजें कर रही हैं जिससे आप उन्हें छोटी बच्ची बोल ही नहीं सकते, और यहीं से शुरुआत हो जाती है उन पॉइंट्स की जहां से आप प्रूव कर सकते हो कि उनको मैडम क्यों कहा गया। क्लियर? ऑल राइट। कंडक्टर को विश्वास नहीं हुआ। वल्ली ने उन्हें कुछ सिक्के यानी कुछ पैसे दिखाए।
कंडक्टर ने कहा, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, वल्ली ने कहा, मैं अपने आप बस में चढ़ जाऊंगी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं खुद चढ़ सकती हूँ बस में, आपको मेरी टेंशन लेने की और मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तो कंडक्टर बेचारे इतने अच्छे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं उसकी, बट वल्ली आपको पता ही है बहुत, बस सिर्फ उम्र में छोटी है वो, बाकी दिमाग बहुत ज्यादा तेज है उनका। क्लियर? ऑल राइट। Conductor Jolly Sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. अब कंडक्टर जो हैं वो जॉली सॉर्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा हंसमुख टाइप के इंसान हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइलिंग फेस होता है, लाइक आप उनको कभी भी देख लो आप यही सोचेंगे कि वाह कितना खुश रहता है पर्सन। ठीक है, तो कंडक्टर भी वैसे ही थे, मस्त हमेशा वो हंसमुख टाइप के, और उनको जोक्स क्रैक करना, मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो इधर पे भी मजाक करते हैं और वल्ली को बोलते हैं कि अरे आप गुस्सा मत होइए मेरी प्यारी मैडम, यानी कि बच्ची तो है नहीं वो, जिस तरीके से वो बोल रही है मैडम ही है। ठीक है, तो वो उनको बोलते हैं कि आप प्लीज गुस्सा मत होइए। ऑल पैसेंजर्स वर लाइकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और वही चीज थी, सारे पैसेंजर्स को बड़ा मजा आ रहा था वल्ली को देखकर और सब कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। क्लियर? ओके। कंडक्टर एक हंसमुख व्यक्ति, मजाक का शौक रखने वाले, और उन्होंने कहा, ओह कृपया मुझसे नाराज ना हो मेरी शिष्ट मैडम या मेरी प्यारी मैडम। सबसे पहले जॉली सॉर्ट पढ़ लेते हैं। जॉली सॉर्ट मीन्स हैप्पी यानी कि हंसमुख। क्लियर? सो वो यही चीज बोलते हैं कि कंडक्टर कि आप प्लीज गुस्सा मत होइए, और मैडम उनको संबोधित करते हैं। सभी यात्री वल्ली को पसंद कर रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। सबको बड़ा मजा आ रहा था वल्ली को देख के, एंड सब कंडक्टर के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। क्लियर? ओके। बस was a new bus. Outside painted a gleaming white with some green stripes along the side. Inside the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. अभी जो बस थी वो थी एक बिल्कुल नई नवीली मस्त बस। ठीक है, और बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल होता है ना रिसेंट, जब नई गाड़ी होती है तो कैसे मस्त शाइन करती है, तो वैसे ही शाइनिंग, ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग, चमकते हुए सफेद कलर का पेंट किया हुआ था बस पे। साथ ही साथ उस पे ग्रीन कलर की धारियां या स्ट्राइप्स जो हैं वो बनी हुई थी। बस के अंदर क्या थे? ओवर यानी सर के ऊपर। आपने देखा होगा बस में बीच में जो स्पेस होता है, पैसेज होता है, उस पर खड़े होकर ऊपर पकड़ लेते हैं ना हम ताकि गिरे नहीं, उसे बार्स कहा जाता है। ठीक है, तो सर के ऊपर जो बार्स लगे हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा चमक रहे थे और वो सिल्वर कलर के दिखते हैं, तो सिल्वर बिल्कुल थे, और शोन मतलब शाइन का एक वर्ब फॉर्म है, तो चमक रहे थे बिल्कुल सिल्वरी तरीके से। और वल्ली के सामने क्या था? अबव द विंड शील्ड। अगर आप बस देखते हैं तो बस में जब आप मतलब सामने वाली सीट पे बैठते हो तो एक बहुत बड़ी नहीं विंडो लगी होती है जहां से ड्राइवर को सामने का सब दिख रहा होता है, उसे विंड शील्ड कहते हैं। ठीक है, तो उस विंड शील्ड के जस्ट ऊपर बस में क्या देखा उनको? एक बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी दिखी, ब्यूटीफुल सी क्लॉक दिखी। किसे? वल्ली को। तो वल्ली बस को देख रही हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो पहली बार विटनेस कर रही हैं, तो वो सब कुछ हमको डिस्क्राइब किया गया है ताकि हम भी इमेजिन कर सके कि वल्ली छोटी बच्ची है, बस में बैठी है, व्हाइट कलर की बस है, चमक रही है, ग्रीन स्ट्राइप्स बने हैं, और सामने बिल्कुल जहाँ ड्राइवर बैठता है वहां की खिड़की के ऊपर एक बढ़िया खूबसूरत सी घड़ी लगी हुई है। डन? ओके। अब ग्लीमिंग स्ट्राइप्स और विंडशील्ड का मीनिंग पढ़ते हैं। ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग यानी कि चमचमाती, तो चमचमाती सफेद कलर की बस है। स्ट्राइप्स यानी पैरेलल लाइंस, जैसे ये स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है, ऐसी होती हैं। पैरेलल का क्या मतलब होता है? जो बिल्कुल एक जैसी होती है, जैसे यहाँ पर एक लाइन है उसी के नीचे होगी, और ये लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। आप कितना भी ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये ड्रॉ करते जाओ करते जाओ, ये पैरेलल लाइंस कभी एक साथ मिलने वाली हैं क्या? नहीं। तो ऐसी पैरेलल लाइंस को क्या कहा जाता है? धारियां या स्ट्राइप्स। और विंड शील्ड मतलब विंड स्क्रीन, यानी कि जो सामने की खिड़की होती है बस की, उसे कहते हैं विंड शील्ड। डन? ओके। बस एक नई बस थी, बाहर की तरफ कुछ हरी धारियों के साथ एक चमकदार सफेद रंग में रंगी हुई, अंदर ऊपरी सलाखें चांदी की तरह चमक रही थी। वल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी थी। तो व्हाइट कलर का पेंट है, शाइनिंग बस है, न्यू बस है, ग्रीन धारियां हैं, हरी धारियां हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी घड़ी जो है वो विंडशील्ड के ऊपर लगी हुई है। क्लियर? ओके। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। तो जो भी सीट्स थी बस की, जो भी बैठने के लिए सीट्स बनी होती हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट और लग्जूरियस। लग्जूरियस का मतलब आरामदायक। ठीक
ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ होती है ना जिसमें आप बहुत ज़्यादा खर्च वर्च करते हो तो वो बहुत ज़्यादा आरामदायक होती हैं और सॉफ्ट सीट्स होती है, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर आपको ट्रैवल करना, और एक अच्छी बस में सीट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। बाकी अगर आप बहुत ऐसी बस देखते हैं जो बहुत रफ ड्राइव करते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है, तो वो सीट्स भी इतनी हार्ड होती हैं कि आप बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं तो आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, ठीक है। तो पर सीट्स कैसी थी, बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और आरामदायक। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज। डिवोर का मतलब क्या होता है, डिवोर वर्ड जो है ये वाला, इसका मतलब होता है बहुत ही लालची तरीके से जल्दी 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 कुछ खा जाना। अगर आप जैसे समझो, इमेजिन करो कोई पर्सन है 10 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया, और उसके सामने बर्गर, पिज्जा, जो भी जंक है वो सब आ जाए, क्या होगा, फटाफट से ऐसे खा जाएगा, है ना। इसे कहते हैं डिवोर, यानी बहुत जल्दी 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 खाते जाना। अब वल्ली क्या कर रही थी, अपनी आंखों से ऐसे ही हर एक चीज को बहुत जल्दी जल्दी जैसे खा रही हो, यानी कि बहुत ध्यान से हर एक चीज का, ध्यान से सब कुछ देख रही थी ताकि वो हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर सकें, फील कर सकें। तो दैट इज व्हाट इज डिवोट। चलिए फटाफट से मीनिंग पढ़ते हैं लग्जूरियस और डिवोट का, फिर हिंदी में देखेंगे। सो लग्जूरियस मीन्स कंफर्टेबल, यानी कि कोई चीज जो बहुत आनंदी है या आनंदमय हो, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा आरामदायक। डिवोट यानी लुक्ड अटेंटिवली, बहुत ध्यान से वो देख रही थी, जल्दी और उत्सुकता से। वैसे डिवोर क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी खाना। अभी यहाँ देखने की बात हो रही है तो इसको हम इस तरीके से लेंगे कि बहुत ध्यान से और बहुत जल्दी जल्दी और उत्सुकता से किसी चीज को देखना। क्लियर। सो सीटें नरम और शानदार थी, बहुत सॉफ्ट और बहुत आरामदायक और शानदार थी। वल्ली ने अपनी आंखों से सब कुछ जल्दी और उत्सुकता से देखा। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो वल्ली ने ध्यान से ना देखा, हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखी, यहाँ घड़ी है, यहाँ पर ऐसा है वैसा है। तो ये पहली जर्नी है ना, बस जर्नी, तो डेफिनेटली ये सब बनता है। तो उनका जो एक एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, जो उत्सुकता है, वो सब हम फील कर सकते हैं। डन, ओके। Started to look outside, found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window, stood up on the seat and peered over the blind. अब क्या होता है ना कि ऑलरेडी जो बस का अंदर का पूरा माहौल है वो सब तो अच्छे से देख लिया वल्ली ने। अब बारी आती है बस में विंडो सीट पे बैठ के विंडो के बाहर का जो भी दृश्य है वो सब ध्यान से देखना। तो अब वो विंडो के बाहर देखने की कोशिश करती हैं। फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड। अब अगर आप कभी किसी ऐसी बस में गए हैं जहाँ पे विंडो के इधर ना पर्दे, कर्टेन्स लगे होते हैं, या फिर एक तरीके से कवरिंग होती है विंडो पे, तो क्या होता है ना, जो सीन है बाहर का, जो व्यू है वो कट हो जाता है, आधा देख पाते हो आप, बाकी आधा जो है वो हाइड हो जाता है। वैसे ही जो वल्ली हैं वो बाहर देख तो रही हैं, बट उन्होंने क्या देखा कि वहां पर जो एक कर्टेन या पर्दे टाइप का लगा हुआ है, उस वजह से उनका बाहर का दृश्य जो है वो कट रहा है, यानी वो आधा ही देख पा रही है। That covered the lower part of the window. तो खिड़की का जो नीचे का हिस्सा है वो एक ब्लाइंड या कर्टेन से कवर्ड था। Stood up on the seat and peered over the blind. अब वल्ली जो है छोटी है, तो अगर वल्ली यहाँ तक देख पा रही है और खिड़की जो इतनी बड़ी है और इतना पोर्शन जो है वो छुप जा रहा है, तो यहाँ का पोर्शन देखने के लिए उनको सीट पे खड़े होना पड़ेगा। तो वो सीट पे खड़ी हो जाती है और पियर्ड यानी झांक कर देखने लगती है। जैसे पर्दा है तो पर्दे से बिल्कुल यूं झांक कर देख रही है वो कि बाहर क्या है, ठीक है। और ये बच्चे करते भी हैं, अगर आप देखें छोटे बच्चे जो हैं, मम्मी पापा को खड़ा करना पड़ता है, सीट पे पकड़ के रखना पड़ता है और बाहर से सब कुछ देख रहे होते हैं खिड़की के बाहर कि उनको क्या क्या दिख रहा है, राइट। सो वही चीज यहाँ पर हो रही है। क्लियर। चलो कैनवस ब्लाइंड और पियर्ड का मीनिंग देखते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। कैनवस ब्लाइंड मीन्स कर्टेन ऑफ थिक क्लोथ, एक ऐसा पर्दा जो मोटे कपड़े का बना हुआ है, थिक क्लोथ का बना हुआ है, मोटे कपड़े का पर्दा। और पियर्ड मीन्स लुक विद डिफिकल्टी और कॉन्सेंट्रेशन एट समवन और समथिंग। झांकने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को डिफिकल्टी हो रही है देखने में बट आप कोशिश कर रहे हो, है ना, तो कोशिश करना, बट लुक विथ डिफिकल्टी और कॉन्सेंट्रेशन यानी झांक झांक कर देखना। तो वो भी झांक कर बाहर का जो दृश्य है बस के बाहर का वो देख रही थी। वल्ली ने बाहर देखना शुरू किया। उसने देखा कि बाहर का दृश्य एक पर्दे से रुका हुआ है, या फिर जो बाहर का दृश्य है वो पूरी तरीके से नहीं देख पा रही है बिकॉज पर्दे से वो छुप रहा है, जिसने खिड़की के नीचे के भाग को ढक रखा था। किसने ढक रखा था भाई? उस पर्दे ने। इसलिए बाहर के नजारे को देखने के लिए वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। तो उनको बाहर क्या हो रहा है वो देखना था, इसीलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है। क्लियर, ओके। The bus going along the bank of a canal, very narrow road. One side the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. पहले क्या हुआ ना, जैसे ही वल्ली ने बस के बाहर देखा, as she looked out of the window, होता क्या है कि वो
देख रही हैं कि क्या क्या सीनरी है। तो एक साइड उनको क्या क्या दिख रहा है, उनको दिख रहा था कि बस जो है वो एक कैनाल की तरफ से जा रही है। दूसरी बात, जो रोड है बहुत सिकड़ा हुआ है, बहुत नैरो है, छोटू सा रोड है। और कैनाल के एक साइड पर क्या है भाई, एक साइड कैनाल है और दूर दूर तक बहुत सारे पाम ट्रीज हैं, ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड है, बड़े बड़े दूर दूर पर पहाड़ बने हुए हैं, और जो स्काई है, जो आसमान है, वो बहुत नीला है। अदर साइड अ डीप डिच एंड देन एकर एंड एकर ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और दूसरे साइड पे क्या था, एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। कैसा गड्ढा, जहाँ पे बनाया जाता है जैसे खेत वेत के पानी के लिए। सो वहां पे गहरा गड्ढा बना हुआ है और एकर एकर तक क्या है, हरे हरे खेत हैं। ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन एज फार एज द आई कुड सी। और जितनी दूर तक आपकी नजरें जा सकती है, जितनी दूर तक आप देख सकते हो विंडो के बाहर, वहां तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। तो ये बाहर के सीन्स की बात हो रही है। डिच का मीनिंग पढ़ते हैं फिर देखेंगे। सो डिच इज अ नैरो चैनल डग एट द साइड ऑफ अ रोड और फील्ड टू होल्ड और कैरी अवे वाटर। किसी रोड या किसी खेत फील्ड के साइड में एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाना, एक छोटा सा चैनल बना देना, ताकि वो पानी जो है वो एक तरीके से होल्ड करके रख सके, तो उसे कहते हैं गड्ढा। क्लियर, ऑल राइट। सो बस एक नहर के किनारे जा रही थी, बहुत सकड़ी सड़क, यानी कि बहुत सिकड़ी हुई सड़क है। एक तरफ नहर और उसके आगे ताड़ के पेड़, ताड़ यानी पाम ट्रीज, घास के मैदान यानी कि ग्रास लैंड, दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ और नीला नीला आकाश। और दूसरी तरफ क्या दिख रहा था, एक गहरा गड्ढा और फिर एकड़ एकड़ में हरे हरे खेत, हरे 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 जहां तक कोई देख सके। ओके, वाह। तो इतने हरियाली थी दूर दूर तक, जहां जहां भी आपकी नजरें पड़ेगी वहां आपको सिर्फ हरे हरे खेत दिखाई देंगे। क्लियर, ओके। An elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention, told Valli to sit down, child. अभी होता क्या है, वल्ली खड़ी हो गई है सीट पे और सब कुछ देख रही है कि उनको क्या क्या दिख रहा है। अब बस में एक बुजुर्ग अंकल हैं, ठीक है, एक एल्डरली मैन है, जो सच में बहुत ज्यादा कंसर्न थे वल्ली के लिए। उनको बहुत टेंशन हो रही थी कि इतनी छोटी बच्ची है, सीट पे खड़ी हुई है, बस कभी तेजी से रुक जाए, ब्रेक लग जाए या कुछ भी हो जाए तो ये गिर जाएगी, तो उसको लग जाएगी। तो वो उस तरीके से केयर करते हुए वल्ली को बोलते हैं, बेटा बैठ जाओ, सिट डाउन चाइल्ड। अभी ऐसा बोल दिया बेटा, तो वो क्या बोलती हैं, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, वल्ली सेड हॉटिली। तो वल्ली जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे गुस्से में, अहंकार के साथ होता ना, बोलती है यहाँ पे कोई भी नहीं है जो बच्चा है, इस तरीके से वो रिप्लाई करती हैं। तो उनको वो केयर करते हुए, उनका ध्यान में कि बच्ची है, लग ना जाए, इस तरीके से वो उनको बोलते हैं कि बेटा बैठ जाओ। पर ये जो था कि वो अंकल जो है वल्ली को पे ध्यान दे रहे हैं, उनका वो अटेंशन वल्ली को अच्छा नहीं लग रहा। उनको ये था कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो अहंकार के साथ बोलती हैं। सो हॉटिली का मीनिंग क्या है, हॉटिली मीन्स प्राउडली, यानी अहंकार से। क्लियर। एक बूढ़ा आदमी जो सचमुच वल्ली के लिए चिंतित था, वल्ली को कहा कि बच्चे बैठ जाओ, लेकिन वल्ली उनके उस पर ध्यान देने से नाराज थी। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, वल्ली ने गर्व से, या कहना चाहिए एक अहंकार से कहा। क्लियर, ओके। वल्ली सेड, I'm not a madam. You have not my ticket. Conductor mimicked her tone. Everyone laughed and gradually Valli to join in the laughter. अब होता क्या है, जब ये वल्ली बोलती है ना, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, तो कंडक्टर एकदम से बोलते हैं कि हाँ ये बच्ची नहीं है, तो मैडम है, ठीक है, वो इस तरीके से जवाब देते हैं। तो वल्ली इस चीज पे कंडक्टर को बोलती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूं और आपने अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है। भाई मैंने पैसे दे दिए हैं आपको, आपने मेरी टिकट नहीं दी है। कंडक्टर मिमिक्ड हर टोन। अब कंडक्टर जो है वल्ली की ही जो टोन है उसको मिमिक, या उसी को कॉपी करते हुए कहते हैं और उसी तरीके से जवाब देते हैं जैसे वल्ली ने कहा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। और जैसे अगर वल्ली ने बोला कि आपने मेरी टिकट नहीं दी है, तो कंडक्टर भी बोलते हैं अच्छा टिकट नहीं दी, ऐसे करके जो कॉपी करते हैं ना, तो वल्ली जो है ये इस तरीके से उनकी टोन को कंडक्टर कॉपी करते हैं। अब सब लोग को हंसी आ जाती है, सब हंसते हैं और धीरे धीरे वल्ली जो है वो भी सबके साथ हंसने लगती है। क्लियर, ओके। चलिए मिमिक क्या पढ़ते हैं हम मीनिंग एंड देन वील रीड दी ट्रांसलेशन। मिमिक मतलब कॉपीइंग, यानी नकल करना, जैसे किसी की नकल करना आवाज़ की, तो कहते हैं ना मिमिक्री आती है मुझे, जैसे आप टीचर्स की नकल करते हैं कई बच्चे, है ना, कि ऐसे टीचर्स पढ़ाती हैं, एक आदत हो जाती है ना, उसी तरीके से आप कॉपी करते हो। तो वैसे ही वल्ली की जो आवाज़ है वो कॉपी करके बता रहे हैं कौन, कंडक्टर। वल्ली ने कहा मैं मैडम नहीं हूँ, आपने मेरा टिकट नहीं दिया। कंडक्टर ने वल्ली के स्वर की नकल की, सब हंसे और धीरे धीरे वल्ली भी हंसी में शामिल हो गए। तो सब हंसने लगते हैं कि भाई बच्ची की देखो कैसे मतलब बड़ों की तरह बात कर रही है, और कंडक्टर भी बहुत जोक मारने में उनको बहुत मजा आता था। तो ये सब चीजें देखकर वल्ली भी जो है धीरे धीरे हंसने लग जाती है। क्लियर, ओके। Conductor said, if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. So sit down.
अब कंडक्टर समझा रहे हैं वल्ली को कि क्यों उनको बोला जा रहा है कि आप सीट पे बैठ जाओ। वो बोलते हैं कि देखो अगर आप सीट पे खड़ी रहेंगी, वल्ली को बोलते हैं, तो हो सकता है आप गिर जाओ। कब? अगर बस जो है वो चल रही है एकदम से शार्प टर्न ले ले, एकदम से टर्न मारे, तो ऑब्वियसली आप गिर जाते हो, तो आप तब गिर जाएंगी। या फिर अगर जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई भी पत्थर आ गया या कोई बहुत ज़्यादा गड्ढा है, तो उसमें जो है बस एकदम से टकरा जाएगी, तो क्या होगा, फिर आप आगे की तरफ गिर सकती हैं। तो इस तरीके से वो वल्ली को समझाते हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि बैठ जाओ। The bus stopped. New passengers got on. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. फिर भी वल्ली बैठी नहीं, पर हुआ क्या, बस रुक गई। बस रुकी तो जितने पैसेंजर्स थे वो आ रहे थे अंदर बस के, तो वल्ली को लग रहा था भाई मैं अगर खड़ी रहूंगी तो मेरी सीट ना चली जाए, इसीलिए वल्ली अपनी सीट को खो देने के डर से फाइनली बैठ जाती हैं। क्लियर? ओके। सो बम्प का मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो बम्प मीन्स अ प्रोट्रूबरेंस ऑन अ लेवल सर्फेस। प्रोट्रूबरेंस का मतलब जैसे ये रोड है और एकदम से कोई चीज़ जो है इस तरीके से उठी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से बस अगर आ रही है, बस चल रही है, एकदम से टकराएगी तो क्या होगा, बस हिल जाएगी, तो इसे कहते हैं क्या, एक बम्प, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ स्पीड ब्रेकर जैसा उठा हुआ हिस्सा। क्लियर? कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि वह अगर सीट पर खड़ी रहेंगी तो वह गिर जाएंगी और बस के तीखे मोड़ पर या टक्कर लगने पर खुद को चोट पहुंचा सकती हैं, इसीलिए बैठ जाइए। बस रुकी, नए यात्री चढ़े, अपनी सीट खोने के डर से वल्ली आखिरकार बैठ गई। तो होता क्या है, कंडक्टर वल्ली को समझाते हैं कि अगर आप खड़ी रहेंगी और एकदम से बस कहीं मुड़ती है या बस टकरा जाती है तो आप गिर जाएंगी, इसलिए बैठ जाओ। बट वल्ली तब भी नहीं बैठी। अब क्या होता है, बस रुक जाती है, नए पैसेंजर्स हैं, सवारियां, यात्री जो हैं वो चढ़ते हैं बस में और अपनी सीट को खो जाने के डर से वल्ली फाइनली बैठ जाती है। क्लियर? ओके। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. अभी इसके पहले elderly man का जिक्र था, अब एक बुजुर्ग औरत का जिक्र है। तो एक elderly woman जो है, जो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स बैठते हैं ना, उसमें से ही वो एक elderly woman जाके किसके पास बैठ जाती है, वल्ली के पास बैठ जाती है और वल्ली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो। और ये कब होता है, जब बस चलना स्टार्ट हो जाती है। एक वृद्ध महिला उसके पास आकर बैठ गई। क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्रिय? उसने वल्ली से पूछा जैसे ही बस फिर से शुरू हो गई। अब ये क्वेश्चंस करेंगी। अब देखते हैं वल्ली को जैसे एल्डरली मैन का जो केयर था वो पसंद नहीं आया, तो क्या इनको इस लेडी का जो भी क्वेश्चंस पूछना है वो पसंद आएगा? लेट्स सी दैट। सो वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली repulsive. Such big holes she had in her earlobes, such ugly earrings in them. She could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. होता क्या है कि वल्ली जो है उनको ये लेडी बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब रिपल्सिव का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि घृणा हो जाती है, आपको लगता है कि मतलब अब देखना ही नहीं है वो चीज़, वो होती है रिपल्सिव। जैसे स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, अगर आप सांप को देख लेते हो आपका नेचुरल टेंडेंसी होती है कि भागने लगोगे, आप ऐसे नहीं करोगे ओ प्यारा सांप, ऐसे करोगे क्या? नहीं। तो वही चीज़ है, एक नेचुरल हमारी आदत होती है, तो उसे कहते हैं रिपल्सिव। ठीक है, तो वैसे ये लेडी जो है वल्ली को अच्छी नहीं लग रही, घृणास्पद लग रही है, रिपल्सिव लग रही हैं। क्यों? क्योंकि जो लेडी है उनके जो ये होल्स होते हैं जिसमें हम इयररिंग्स पहनते हैं उसको इसे कहते हैं ईयर लोब्स, और इसमें जो पियर्सिंग की जाती है जिससे फिर बालियां पहनते हैं उसे कहते हैं होल। ठीक है, तो ईयर होल्स जो है, बिग होल्स, वो बहुत ज़्यादा बड़े उनके, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लेडीज़ के आप देखिए वो बहुत ज़्यादा बड़े इयररिंग्स पहनती है तो पूरा कट लग जाता है, बहुत बड़ा होल बन जाता है ईयर लोब में, तो वैसे होल्स थे उनके, वो अच्छे नहीं लग रहे थे वल्ली को। साथ ही साथ उन्होंने बहुत अजीब सी बदसूरत सी इयररिंग्स पहनी हुई थी, वो भी अच्छी नहीं लग रही थी वल्ली को। ऑल्सो शी कुड स्मेल द बीटल नट। अब ये जो लेडी है वो सुपारी यानी बीटल नट जो है वो चबा रही थी, तो उसकी स्मेल होती है, वो स्मेल तक किसको आ रही थी? वल्ली को। साथ ही साथ वो देख सक रही थी वल्ली की जो लेडी है सुपारी चबाते हैं तो एक जूस फॉर्म होता है, उसे बीटल जूस कहते हैं, तो वो जो सुपारी का जो एक जूस है, ठीक है, मुझे लग रहा है अजीब साउंड कर रहा होगा बट ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त उन लेडी के जो लिप्स है उससे पूरा बाहर आ सकता है, स्पिल ओवर यानी फैल जाएगा, तो इतना अजीब लग रहा था वल्ली को उन लेडी को देखकर। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब रिपल्सिव और स्पिल ओवर का मीनिंग पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। सो रिपल्सिव इज कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी अप्रिय, कोई भी चीज जिससे आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, यू डोंट लाइक इट, उसे कहते हैं रिपल्सिव। स्पिल ओवर यानी कि बाहर आ जाना, फैल जाना, यानी कि गिरना। क्लियर? ओके। वल्ली ने महिला को पूरी तरह से अप्रिय पाया। उनके कान के लोब में इतने बड़े छेद थे, उनमें ऐसी बदसूरत बालियां, वह सुपारी को सूंघ सकती थी जो महिला चबा रही थी, और वल्ली ने देखा कि सुपारी का रस उनके होठों से कभी भी गिर सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड वल्ली फाइंड द एल्डरली वुमन? तो शी फाउंड, फाइंड का मतलब होता है कैसी लगी,
तो वल्ली फाउंड, फाउंड हो गया पास्ट टेंस, द लेडी रिपल्सिव, और ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। डन, ओके। Yes, I'm traveling alone, she answered curtly. अभी ये लेडी अच्छी नहीं लग रही उनको, ऊपर से वो पूछ रही है तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत ही अजीब तरीके से जो वल्ली है वो आंसर देती है, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, इस तरीके से। तो इस तरीके से वो जवाब देती है। कर्टली का मीनिंग पढ़ते हैं। कर्टली मीन्स शोइंग डिस्प्लेजर, यानी रूखेपन से, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा आप अपना काम करें, किसी ने पूछा है कि आप अकेली हैं, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, इस तरीके से रूखेपन से इंटरेस्टिंग नहीं कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, ऐसा नहीं। क्लियर? सो हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ, उसने रूखेपन से उत्तर दिया। Old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You need not bother about me. I can take care of myself, said Wali. होता क्या है, ये जो लेडी है वो अपना जो नॉनसेंस बातें हैं, ड्रिवल मतलब सिली बातें, अजीबोगरीब बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें जो हैं वो पूछती रहती है, वो चुप नहीं हो रही। तो वो लेडी पूछती है कि क्या ये सही है, इतनी छोटी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है, कोई बात हुई? दूसरी बात, तुमको पता भी है तुमको जाना कहाँ है, मतलब बस में बैठ गई, पता भी है जाना किधर है? दूसरी बात, तुम्हें ये याद है, बताओ कौन सी स्ट्रीट पे उतरना है, बताओ घर का नंबर क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने लगती है वल्ली से। तो वल्ली बोलती है आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। इस तरीके से वल्ली जो है वो जवाब देती है लेडी को। क्लियर? चलो ड्रिवल का मीनिंग पढ़ते हैं। ड्रिवल सेज सिली नॉनसेंस, यानी कि निरर्थक, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, फालतू की बातें, बेकार की बातें जो अभी नहीं करनी चाहिए। किसी बच्ची से थोड़ी बोलेंगे बताओ बेटा अच्छी बात है तुम अकेले जा, ऐसे उस वक्त देख रहे हो कि वो जवाब दे नहीं रही ढंग से और फिर भी वो क्वेश्चंस किए जा रही थी। तो वल्ली जो है उनको बिल्कुल पसंद ये नहीं आता है। वृद्ध महिला अपनी निरर्थक वचनों के साथ आगे बढ़ी। क्या ऐसे युवा का अकेले यात्रा करना उचित है? क्या आप ठीक से जानते हैं कि आप शहर में कहाँ जा रहे हैं, गली क्या है, घर का नंबर क्या है? वल्ली ने कहा आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो इस तरीके से वल्ली जो है वो जवाब देती है। डन, ओके। हर फर्स्ट जर्नी केयरफुल पेन्सटेकिंग। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एक स्टोरी हमने पढ़ी, फिर हम पहुंच गए सीधे बस जर्नी पे। अब जो ये बीच का हिस्सा था ना कहानी का कि कैसे पैसे जोड़े, क्या हुआ, वो सब अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम वापस से आ गए पीछे की तरफ। So, her first journey, careful, painstaking, elaborate plans, made thriftily, saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसे। भाई आने जाने के टोटल कितने? 60 पैसे चाहिए थे टिकट के, हमने पहली बात कर लिया। तो ये जो जर्नी थी ना, पहली बस जर्नी वल्ली के लिए आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत केयरफुल, बहुत ध्यानपूर्वक ये जर्नी उनको लेनी थी। पेन्स टेकिंग थी, उनको बहुत सारी चीज़ों में परेशानियां हुई, डिफिकल्टीज हुई। इलेबोरेट प्लान्स, बहुत डिटेल में उनको प्लानिंग करनी पड़ी, कब निकलना है, कितने बजे पहुंचना है। मेड थ्रिफ्टिली सेव्ड, मतलब ये चीज़ें उन्होंने करी। केयरफुल पेन्स टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स, साथ ही साथ उन्होंने कंजूसी से, थ्रिफ्टिली यानी बहुत पैसे बचाए, कंजूसी कर करके उन्होंने पैसे बचाए। जो भी इधर उधर से जो भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे वो सब भी उन्होंने बचा के रखे। ऑल्सो 8 साल की उम्र में जब बच्चे अपनी जो भी टेम्पटेशन होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि रोक पाए। आप कभी जाओ, छोटे बच्चों, आप 8 साल के, आपको कुछ चाहिए, आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, आप जिद करोगे। बट ये जो है अपनी जर्नी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक टेम्पटेशन, हर एक लालच जो है उसको ना कह दिया, उसको कंट्रोल किया। जैसे उनको लालच हो रही थी पेपरमिंट्स खरीदने की, पुदीने की टेस्ट की जो चॉकलेट आती है उसे पेपरमिंट कहते हैं, खिलौने हो गए, टॉयज़ हो गए, बलून्स हो गए, वो सब भी उनको चाहिए, गुब्बारे जो होते हैं वो भी उनको चाहिए थे, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। साथ ही साथ ऐसी ही चीज़ें एंड द लाइक, मतलब ऐसी ही और जो चीज़ें हैं वो सब उन्होंने अपनी जो भी लालच आ रही थी रास्ते में उन सबको उन्होंने ना कहा। साथ ही साथ शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरीके से उन्होंने 60 पैसे जोड़े। तो पैसे कैसे जोड़े समझ आ गया। उन्होंने जो भी रास्ते में लालचें आई वो सब कुछ उन्होंने कंट्रोल की और वो पैसे बचाए। डन, ओके। चलिए अब पेन्स टेकिंग और थ्रिफ्टली का मीनिंग पढ़ते हैं, देन वील रीड द हिंदी ट्रांसलेशन। सो पेन्स टेकिंग मतलब डन विद ग्रेट केयर एंड थरनेस, यानी कि श्रम साध्य, पेन्स टेकिंग जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो। थ्रिफ्टिली केयरफुल यूज ऑफ मनी, यानी मित व्ययिता या कंजूसी से, ठीक है, बहुत ध्यान से पैसे को खर्च करना, बहुत कंजूसी से पैसे खर्च करना, उसे थ्रिफ्टिली कहते हैं। डन। उसकी पहली यात्रा सावधानी पूर्वक श्रम साध्य विस्तृत योजनाएं बनाई, पुदीने की गोलियां, खिलौने, गुब्बारे और इसी तरह के हर प्रलोभन, यानी कि जो भी लोभ होता है, जो लालच होती है, का विरोध करते हुए जो भी थोड़े बहुत सिक्के मिलते थे उसे मित व्ययी रूप से यानी बहुत ध्यानपूर्वक बचाया, और अंत में उसने कुल 60 पैसे बचा लिए, और इस तरीके से वो अपने आने जाने की टिकट का खर्चा जो है वो निकाल लेती है। क्लियर, ओके।
Village Fair resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, and even though she had the money saved. Next problem, how to slip out of the house without her mother's knowledge. साथ ही साथ गांव में एक फेयर यानी मेला लगा था, वहां पे भी बहुत ज्यादा स्थिरता से, रेजोल्यूट यानी ठान लिया तो ठान लिया, बहुत दृढ़ निश्चयी है वल्ली, इससे प्रूव होता है। तो वो बहुत दृढ़ता से बहुत ही ज्यादा निश्चय ले लेती हैं एक, और जो भी वहां पर मेले में जाते हैं जब हम, तो हमको झूले झूलने का ही आता है दिमाग में। तो वहां मैरी गो राउंड यानी जो इस तरीके का जो आपका झूला होता है इसको मैरी गो राउंड कहते हैं। इसमें बैठने की भी जो लालच थी वो एक तरीके से मना कर देती हैं, उस पर कंट्रोल कर लेती हैं। भले ही उनके पास पैसे थे, मतलब अगर वो बैठ जाती झूले में तो भी 60 पैसे हो जाते उनके पास, बट फिर भी वो नहीं बैठी। अब पैसे तो सेव कर लिए, अब अगली चीज क्या है कि मम्मी की नॉलेज के बिना, पता ना चले उनकी मम्मी को, उसकी नॉलेज के बिना वो घर से कैसे निकले। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि चुपचाप बचके से घर से कैसे निकल जाए विदाउट हर मदर्स नॉलेज, जैसे उनकी मम्मी को पता भी ना चले। अब वो कैसे होगा पढ़ते हैं, बट पहले इन कुछ वर्ड्स का मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो रेजोल्यूटली स्टिफल्ड मीन्स सप्रेस्ड कंट्रोल्ड विथ डिटर्मिनेशन। स्टिफल्ड का मतलब होता है कंट्रोल करना, सो रेजोल्यूटली का मतलब दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन के साथ, सो दृढ़ता से नियंत्रित। दूसरा, स्लिप आउट मतलब गो आउट सीक्रेटली, बिल्कुल रहस्यमय तरीके से घर से बाहर चले जाना ताकि किसी को पता ना चले, चुपके से निकल जाना। क्लियर। ग्राम मेले में दृढ़ता से धन्य होने पर भी आनंदमयी सवारी करने की तीव्र इच्छा को दबा दिया। तो एक सवारी जो है मेरी गो राउंड, एक झूले में बैठने की भी जो इच्छा थी उसको भी उन्होंने क्या किया, दबा दिया, भले उनके पास पैसे थे, टिकट के लिए पैसे जोड़ लिए थे। अगली समस्या थी अपनी माँ की जानकारी के बिना घर से बाहर कैसे निकले। तो उनकी जो माता है उनकी जानकारी के बिना वो कैसे घर के बाहर निकले, ये उनकी अगली चुनौती थी। देखते हैं इस चैलेंज को वो कैसे फुलफिल करती हैं। मैनेज्ड विदाउट टू मच डिफिकल्टी, उन्होंने ये चीज भी मैनेज कर ली और इसमें उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है, घर से बाहर निकलने प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे? एवरी डे आफ्टर लंच मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Valli always used these hours excursions, stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. क्योंकि हर दिन लंच करने के बाद, दिन के भोजन के बाद, जो वल्ली की मम्मी है वो नैप लेती थी। नैप का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सो जाना, ठीक है, एक छोटी सी नींद ले लेना। तो वो थोड़ी देर के लिए सो जाती थी 1 से 4 बजे के बीच में। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स, और वल्ली के लिए पहली बार नहीं था, वो हमेशा 1 से 4 बजे के बीच का जो समय है वो इस्तेमाल करती थी। किस तरीके से? अपनी छोटी मोटी ट्रिप, एक्सकर्शन मतलब छोटी मोटी ट्रिप, तो ऐसी घूमने निकल जाती थी वो। तो पहले भी वो ये कर चुकी हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज, तो कभी कभी वो घर के बाहर खड़े होकर बाहर देखती रहती थी, या ऐसा भी हुआ है कि वो गांव में ही घूमने बाहर निकल जाती थी और फिर समय पे घर आ जाती थी। तो ऑलरेडी उनकी मम्मी की जानकारी के बिना वो घर से बाहर जा चुकी हैं, विलेज में जा चुकी हैं घूमने, और ऐसी छोटी मोटी ट्रिप्स कर चुकी हैं, जो एक गलत बात है। पेरेंट्स से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बट वल्ली अभी एक छोटी बच्ची हैं तो वो चीज समझ नहीं पा रही है। बट ये हमें यहाँ पर ये चीज नहीं बताई जा रही है कि आप भी ये करो, आपको इनडायरेक्टली समझाया जा रहा है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्लियर? ओके। एक्सकर्शन और वेंचर्ड आउट का मीनिंग पढ़ते हैं। एक्सकर्शंस मींस अ शॉर्ट जर्नी और ट्रिप, स्पेशली वन टेकन एज अ लीजर एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए एक छोटी सी ट्रिप, यानी सैर पर निकल जाना। सैर वर्ड सुना है, देखिए आपको वर्ड मिल गया एक्सकर्शन। क्लियर? दूसरा वेंचर्ड आउट, वेंट कॉशियसली करेजियसली, बहुत ध्यानपूर्वक, कॉशियसली यानी ध्यान से, और करेजियसली यानी हिम्मत दिखाते हुए बाहर जाना, यानी बाहर निकलना, उसे कहते हैं वेंचर्ड आउट। क्लियर? अधिक कठिनाई के बिना प्रबंध कर लिया था, किस चीज का? घर के बाहर निकलने का। हर दिन दोपहर के भोजन के बाद वल्ली की माँ लगभग 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी। वल्ली हमेशा इन घंटों का उपयोग भ्रमण के लिए किया करती थी, अपने घर के दरवाजे से देखती रहती थी, या कभी कभी गांव में भी निकल जाती थी। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी 1 से 4 के बीच। अब समझ आ रहा है 1 बजे की बस का क्यों सोचा, ताकि वो 1 बजे की बस पकड़े जब मम्मा सो रही हैं, और उसके बाद 2:45 अगेन मम्मी सो रही हैं, तब तक वापस आ जाए। क्लियर? ओके। These same hours for first excursion outside the village, और यही समय उन्होंने अपनी पहली गांव के बाहर की जर्नी या सैर के लिए उपयोग किया। क्लियर? तो इन्हीं घंटों में वो बाहर जाने के लिए सोचती हैं, तो 1 बजे की बस उन्होंने पकड़ी। सो वल्ली ने यही समय अपने गांव के बाहर पहले भ्रमण के लिए उपयोग किए। डन? ओके। Bus rolled on, cutting across a bare landscape, rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. अब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। पैसे कैसे जोड़े, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की, और घर से बाहर निकलने का जो 1 बजे का टाइम है वो चूज क्यों किया।
अब आ जाते हैं वापस बस जर्नी पे। अभी वल्ली बस में बैठी हुई है। अब बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। एक बहुत ही बंजर सा लैंडस्केप है, वहां से काटते हुए बस जा रही है। रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, बहुत तेजी से चलती है। हैमलेट होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे 2-4 घर बने हो, एक छोटा सा गांव बना हो, ठीक है। तो वहां से वो निकलती है। साथ ही साथ एक दुकान के पास से गुजरती है जो बहुत अजीब सी, और रास्ते के पास ही वे साइड यानी रास्ते में ही एक जो दुकान पड़ती है वहां से निकलती है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, एकदम से वल्ली खुश होकर अपने ताली बजाने लगती है, क्लैप करने लगती है। ऐसा क्या होता है, अभी पढ़ते हैं। बस चलती रही, एक बंजर परिदृश्य को काटते हुए, एक छोटे से गांव के माध्यम से भागते हुए, या एक अजीब रास्ते की दुकान के पीछे जाते हुए। अचानक वल्ली ने खुशी से ताली बच जाई। तो ये सब हो रहा है, जा रही है, बस जा रही है, सारी चीजें देखने को मिलती है, और एकदम से वल्ली क्लैप करने लगती है। वर्ड्स पढ़ लेते हैं, मिस हो गए। सो हैमलेट इज अ स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़े बहुत घर बने हुए हैं, यानी छोटा सा गांव। और ग्ली का मतलब होता है जॉय, उल्लास, एक हैप्पीनेस, खुशी। क्लियर, ऑल राइट। A young cow, tail high in the air, running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. क्यों तालियां बजाने लगती है वल्ली? क्योंकि वो देखती है बस के सामने एक छोटी सी गाय जो है उसकी पूंछ हवा में ऊपर उठी हुई है और वो बहुत तेजी से भाग रही है, वो भी बिल्कुल रोड के बीचों बीच, वो भी बस के बिल्कुल सामने। और ये देखकर वल्ली को बड़ा मजा आ रहा था, इसीलिए वो ताली बजाने लगती है कि वाह, गाय जो है वो कैसे भाग रही है। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, पहले ये इमेज देख लेते हैं जो जस्ट पहले हमने देखी, कि इस तरीके से वल्ली को देखने को मिलता है कि एक गाय जिसकी पूंछ हवा में है वो इस तरीके से बस के सामने भाग रही है। तो ये देखकर बहुत मजा आता है किसको, वल्ली को। एक छोटी गाय पूंछ हवा में बहुत तेज दौड़ रही थी, सड़क के ठीक बीच में और बस के ठीक सामने, और ये देखकर वल्ली को बहुत आनंद आ गया। Bus slowed to a crawl. Driver sounded his horn loudly again and again. More he honked, more frightened the animal became, and the faster it galloped. Always right in front of the bus. Very funny to Wally. अब होता क्या है, बस slowed to a crawl. ऐसा होता है ना कि बस चल रही एकदम से वो गाय आ जाती तो ऐसे आवाज आती है ना, और एकदम से बस रोकती है, तो वैसे बस रुकी। और ड्राइवर साउंडेड इज हॉर्न, और वो हॉर्न बजाए जा रहे हैं। कौन, ड्राइवर। लाउडली अगेन एंड अगेन, बहुत जोर जोर से बार बार जो है वो हॉर्न बजा रहे हैं। मोर ही हॉर्न, जितना ज्यादा वो हॉर्न बजा रहे थे उतनी ज्यादा वो जो गाय है वो डर जा रही थी, और जितना वो ज्यादा डर जा रही थी उतनी तेजी से वो भाग रही थी। गैलप्ड यानी टू रन अवे। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा वो बस के सामने से ही भाग रही है। और ये सब चीजें जो हो रही थी वो सब वल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। क्लियर, ओके। अब क्रॉल और गैलप का मीनिंग पढ़ते हैं। क्रॉल मीन्स मूव स्लोली, धीरे से रेंगने को बोलते हैं, बट धीरे से बस जो है उसने रोकी। गैलप यानी रैन यानी सरपट, दौड़ना, बहुत तेजी से दौड़ना। बस धीमी गति से रेंगने लगी। चालक ने यानी ड्राइवर ने बार बार जोर से हॉर्न बजाया। जितना अधिक उन्होंने हॉर्न बजाया उतनी ही अधिक भयभीत वो गाय हो गई और तेजी से सरपट दौड़ी, हमेशा बस के ठीक सामने। यह वल्ली के लिए बहुत ही मजेदार था। तो वल्ली को बहुत मजा आ रहा है अपनी बस जर्नी में, वो हम डेफिनेटली देख सकते हैं। क्लियर, ओके। Soon the bus came to a railroad crossing. Then bus went on and passed the train station. Finally कहाँ पहुंच गई है, रेल रोड क्रॉसिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे कहते हैं रेल रोड क्रॉसिंग, यानी कि रेलवे ट्रैक आता है बीच में, ये रोड है और ये ट्रेन का जाने का मार्ग है, रेलवे ट्रैक है। जब बस यहाँ से ट्रेन निकलने वाली होगी तो क्या होगा, रेड लाइट्स आ जाएंगी, यहाँ तक गाड़ियां रुक जाएंगी और ट्रेन निकल जाएगी। जैसे ही ट्रेन निकल जाएगी सारे खुल जाएंगे बैरिकेड्स और आप आगे जा सकते हो, जो आपने शायद ट्रेन जर्नी में विटनेस भी किया होगा। क्लियर, ओके। Soon the bus came to a railroad crossing. Then bus went on and passed the train station. अब finally बस आगे पहुंच चुकी है और रेलवे स्टेशन पीछे छूट गया। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Finally बस आगे जा चुकी है और यहाँ से कहाँ पहुँचती है, एक बिजी से, बहुत ही सारे लोग हैं जहाँ पर, ऐसे शॉपिंग स्ट्रीट से। शॉपिंग स्ट्रीट है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी शॉप्स होंगी। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थरोफेयर, और फिर एक टर्न लिया और एक बहुत ही वाइडर यानी बहुत बड़ा, थरोफेयर यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, ऐसी क्राउडेड जगह पे बस जो है वो पहुंच जाती है। क्लियर, ओके। ट्रैवर्स्ड और थरोफेयर का मीनिंग पढ़ते हैं। ट्रैवर्स्ड इज ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू, यानी कहीं पे से गुजरना, सो यात्रा करना। और थरोफेयर इज अ बिजी पब्लिक रोड, यानी एक व्यस्त सार्वजनिक सड़क। ठीक है, तो कई ऐसी स्ट्रीट्स होती है, जगह होती है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि फाइनली कहाँ पहुंच गए, शहर में यानी टाउन में। क्लियर, ओके। जल्दी ही बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई, फिर बस चल पड़ी और ट्रेन स्टेशन के पास से
गुजरी। वहां से यह एक व्यस्त अच्छी तरह से तैयार की गई खरीदारी सड़क को पार करती है और मुड़ती है एक व्यस्त सार्वजनिक सड़क में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बस जो है फाइनली एक बिजी स्ट्रीट पे पहुंच चुकी है, रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। पहले एक शॉपिंग स्ट्रीट आती है, फिर उसके बाद आगे अब एक बिजी सी रोड आ गई है। क्लियर? ओके। Such big, bright-looking shops, glittering displays of clothes and other merchandise, big crowds struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. क्या दिया है? Such big, bright-looking shops, बहुत ही बड़ी, खूबसूरत, चमकती हुई दुकानें। ठीक है, जिसने कभी शॉपिंग स्ट्रीट नहीं देखी हो बड़े बड़े शहरों की, तो वो बच्ची तो खुशी हो जाएगी ना। तो उसने देखा कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, बिल्कुल चमचमाते हुए बहुत सारे कपड़ों का डिस्प्ले लगा हुआ था। एंड अदर मर्चेंडाइज, और बाकी भी जो बिजनेसेस होते हैं, छोटी मोटी शॉप्स थी, वो सब देखने को मिल रही थी। बिग क्राउड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, शॉपिंग स्ट्रीट है तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्ट्रक डम विथ वंडर, जब हम बहुत ज़्यादा भौचक्के रह जाते हैं, लाइक वी आर शॉक्ड, कोई चीज़ देखकर तो हम ऐसे हो जाते हैं ना, ओ माय गॉड, वाह, मुंह खुला खुला रह जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रक डम, यानी मुंह बंद हो गया, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही, बस आप सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो, वाह कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, और वल्ली क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बहुत ध्यान से घूर घूर के देखती हैं कि वाह इतनी खूबसूरत स्ट्रीट है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे। सो मर्चेंडाइज मीन्स थिंग्स फॉर सेल, यानी बेचने के लिए जो चीज़ें होती हैं, यानी व्यापार। तो अलग अलग व्यापार भी वहाँ पर लगे हुए थे। स्ट्रक डम यानी शॉक्ड और सरप्राइज दैट वन कैन नॉट स्पीक, आप इतने शॉक्ड हो या आप इतने सरप्राइज्ड हो कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। क्लियर? और वल्ली भी जब इसका सब कुछ देखती हैं तो वो हक्की बक्की रह जाती हैं। और गेप्ड मीन्स लुक विथ वंडर, यानी आश्चर्य से देखना, और यही सरप्राइज के साथ वो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर उन सबको देख रही हैं। क्लियर? इतनी बड़ी चमकीली दिखने वाली दुकानें, कपड़ों और अन्य सामानों की चमचमाती हुई प्रदर्शनी, बड़ी भीड़, आश्चर्य से स्तब्ध वल्ली हर चीज पर टकटकी लगाए थी। तो वो सब कुछ देखती हैं कि इतने प्यारे प्यारे कपड़ों की दुकानें, इतने सारे लोग, और भी इतने प्यारे प्यारी चीजें, और ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाती हैं और सारी चीजों को बस घूर घूर कर देखती रहती हैं। तो अब वो फाइनली टाउन पहुंच चुकी हैं, पहली बार आई हैं वो, तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत ही ज्यादा आनंदमयी हैं। क्लियर? ऑलराइट। बस स्टॉप्ड, एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। अब फाइनली जो लास्ट स्टॉप है, बस वहां रुक चुकी है, सब लोग उतर जाते हैं बस से, बट वल्ली जो है वो बस से नहीं उतरती। गोइंग बैक ऑन द सेम बस, तो वो कंडक्टर को बताती है कि इसी बस में अब वापस गांव जाने वाली हूँ। टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और बाकी के जो 30 पैसे थे वो अपने पॉकेट से निकालती हैं और कंडक्टर को देती हैं, ताकि वो शहर से गांव तक की, टाउन टू विलेज तक की टिकट्स खरीद सके। वल्ली जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। अब कंडक्टर भी वो हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे वो आई हैं शहर तक, टाउन तक, और इनको कुछ चीज़ें नहीं देखनी है, तो वो बोलती है कि नहीं, बस मुझे बस में बैठना था, इसीलिए मैं आई थी। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। सो बस रुक गई, वल्ली को छोड़कर सभी उतर गए। उसी बस से वल्ली वापस जा रही थी। अपनी जेब से और 30 पैसे निकालकर कंडक्टर को सौंप दिए। किस लिए? टिकट्स खरीदने के लिए। वल्ली ने कहा कि मेरा बस की सवारी करने का मन था, बस। तो बस वो बस में बैठना चाहती थी, और वो शहर में उतरकर सारी चीज़ें देखना, खुद शॉपिंग करना या कुछ खरीद के खाना, ये सब चीज़ों के लिए नहीं थी, उनको सिर्फ बस में बैठना था। तो ये भी चीज़ क्लियर हो रही है कि वो चाहती इतना सब कुछ देखकर तो लालच में आ सकती थी, बस से उतर सकती थी और सारी चीज़ें देख लेती, बट ये सब उन्होंने नहीं किया। क्या किया उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि बस अब मुझे इसी बस में बैठ के पैसे देने हैं कंडक्टर को, टिकट लेनी है और वापस विलेज जाना है। और इस दौरान देख रहे हो टाइम तो लग रहा है ना, इसीलिए उन्होंने 15 मिनट का जो एक गैप लिया था ना, समझदारी से उन्होंने टाइम कैलकुलेट किया था, ताकि 2:45 तक वो अपने घर पहुंच जाए। क्लियर? ऑलराइट। कंडक्टर, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। अब जब कंडक्टर को पता चलता है कि वल्ली बोल रही है कि मैं सिर्फ बस में ट्रैवल करना चाहती थी, मुझे बाहर उतर कर या जो भी टाउन है, इतनी ब्यूटीफुल शॉप्स हैं, ये सब कुछ नहीं देखना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने बोली नहीं वल्ली ने, बट ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि उसे बस से उतरना नहीं है, और सेम बस में 30 पैसे की रिटर्न टिकट खरीद कर वो वापस गांव जाने वाली है। करेक्ट? तो कंडक्टर जो हैं उनके दिमाग में चीज़ आती है कि अब तुम यहाँ आई गई हो, लाइक विलेज से टाउन तक पहुँची गई हो, तो क्या तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है कि यहाँ पर जितने भी नज़ारे हैं, दृश्य हैं, वो शॉप्स हों, वो स्ट्रीट्स हों, या जो कुछ भी है, क्या तुम उतर के देखना नहीं चाहोगी? बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप जैसे किसी जगह पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम था कि बस आप एयरप्लेन में बैठे, ठीक है, आप बैठ गए, आप पहुंच गए टू एनी डेस्टिनेशन से, लाइक आप कहीं भी पहुंच गए, यू रीच्ड मुंबई, आप कभी गए नहीं हो मुंबई सपोज, ठीक है, अब आप वहाँ पहुंच गए
और आप अब बोल रहे हो कि मैं वापस आना चाहता हूँ अपनी जगह पे, तो कोई भी होगा तो उसके दिमाग में ज़रूर आएगा ना कि भाई यहाँ तक आई गए हो तो थोड़ा बहुत मुंबई घूम ही लो, एक दिन रुक जाओ, घूम लो सारी चीज़ें करें। तो वही चीज़ वल्ली को कंडक्टर इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि अब तुम आई गई हो यहाँ टाउन में, तो वाई डोंट यू वांट टू लाइक हैव अ लुक एट द साइट्स, यानी कि जो भी दृश्य है बाहर या जो भी वहाँ का क्या बोले स्ट्रीट है, शॉप्स है, क्या तुम ये सब देखना नहीं चाहोगी? वल्ली, ऑल बाय माई सेल्फ, मच टू अफ्रेड। तो वल्ली जो है यहाँ क्वेश्चन कर रही है, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो वल्ली बोल रही हैं मैं ये जितनी भी लाइक शहर या टाउन जो भी है घूमने के लिए, क्या मैं अकेले जाऊँ, लाइक ऑल बाय माई सेल्फ, यानी कि ऑल अलोन, मेरे साथ कोई मेरा एल्डर नहीं है फैमिली का, तो मैं अकेले पूरा ये शहर या टाउन घूमूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अब यहाँ पर किसी को भी हंसी आ जाएगी कि वल्ली जैसी बच्ची जो एक तो इतनी कॉन्फिडेंस से कमांडिंगली ऑर्डर देते हुए हाथ दिखाते हुए बस रोकती है, फिर सबको बोलती है यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने पूरी टिकट विकेट ली हुई है, देन जिस तरीके से वो सबसे बात करती है, जिस तरीके से उसमें इतने गट्स हैं, इतना करेज है कि वो बस में खुद ब खुद अकेले 8 साल की उम्र में, उस वक्त 8 साल के बच्चे ट्रस्ट में इतने इतना ज़्यादा नहीं होता था उनमें कॉन्फिडेंस, इतने आजकल के बच्चों में है, करेक्ट? तो वही चीज़ है कि ये सब सुनने के बाद या ये सब देखने के बाद और वल्ली जैसी बच्ची बोल रही है मुझे डर लगता है, तो किसी को भी आश्चर्य होगा, किसी को भी हंसी आ जाएगी। तो यही चीज़ वो बोलती है कि मतलब मैं अकेले सब कुछ देखूँ, नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। क्लियर? ऑलराइट, अब कंडक्टर का क्या रिएक्शन होगा वो देखेंगे, पहले हिंदी में देखते हैं। सो कंडक्टर ने पूछा क्या आप नज़ारे देखना नहीं चाहते जब आप यहाँ पर आ चुके हो, यानी अब जबकि आप यहाँ हैं, इसका मतलब अब इधर पहुँच ही चुके हो, शहर में आ ही चुके हो, अब बस उतर के सब चीज़ें देखनी है, थोड़ी देर देख लो, घूम लो, फिर चले जाना। वल्ली ने कहा सब अपने आप से अकेले देखना, नहीं, मुझे डर लगता है। तो वो ये चीज़ शॉक्ड है वो ये सुनकर कि अकेले बाहर जाकर सब कुछ घूमना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलो वल्ली को एटलीस्ट कहीं तो डर लगता है कि हाँ ये अकेले मैं नहीं घूम पाऊंगी। क्लियर? ओके। Greatly amused by the girl's way of speaking, conductor, but you weren't afraid to come in the bus. Wali, nothing to be afraid of about that. होता क्या है कि जिस तरीके से वली बोलती हैं कि मुझे डर लगता है ऑल अलोन बाहर जाकर ये सारी साइट्स देखना, तो ये सुनकर कंडक्टर वॉज वेरी लाइक अम्यूज्ड यानी उन्हें हंसी आ जाती है। ही वॉज लाइक ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड जॉली। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वली जो है उनका जो तरीका था बात करने का, वो चीज़ जो है कंडक्टर को हंसी आ जाती है सुनकर। बट यू वारंट अफ्रेड टू कम इन द बस। फिर कंडक्टर एक बहुत वैलिड क्वेश्चन रखते हैं, वैलिड इन द सेंस एक लॉजिकल, एक ऑब्वियस, एक जो बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछना जाना चाहिए वो पूछते हैं वो कि बट तुम बस में अकेले ट्रैवल करने से तो नहीं डर रही थी? वल्ली, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट। तो वल्ली बोलती है बस में अकेले बैठ के ट्रैवल करना, इससे कोई भी चीज़ मुझे डर नहीं लगता है, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। कंडक्टर सेड, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? वल्ली, नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। अभी वोंट क्या है ये सुन लो। देखो, एक होता है विल, जो आपने सबने सुना होगा, ठीक है, ये मॉडल वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और साथ ही साथ आप जब विल के साथ कुछ नेगेटिव बनाते हो, जैसे अगर आप बोलते हो कि आई लाइक चॉकलेट्स, तो मुझे चॉकलेट्स पसंद है। अभी मैं बोलूँ मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद है, तो नहीं के लिए क्या बोलते हैं? आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, करेक्ट? तो वो नॉट NOT आ जाता है नहीं के लिए। सिमिलरली विल के साथ अगर नहीं जोड़ना है तो बोल देते हैं विल नॉट, और ये विल नॉट छोटा बनकर बन जाता है वोंट। ठीक है, हर एक चीज का एक छोटा फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं यहां लिख दूं I apostrophe LL, इसको पढ़ते हैं आइल। अभी ये आइल का मतलब होता है आई विल। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही कई वर्ड्स होते हैं जिनका एक संक्षिप्त रूप होता है, एक छोटा फॉर्म होता है। जब पढ़ेंगे ग्रामर को हिंदी में तब मैं बता दूंगी, बट अभी के लिए ये जरूरी है पता होना आपको कि वोंट का मतलब है विल नॉट। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस इज समथिंग जो क्या है, एक प्रश्न पूछने का तरीका है जहां आप सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सामने शिफ्ट करते हो। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, शिफ्ट करना क्या है, ये सब ऑलरेडी टेंसेस के वीडियो में पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बहुत जल्द पढ़ लेंगे। ठीक है, सो वोंट का मतलब विल नॉट। तो कंडक्टर पूछते हैं वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, कि क्या तुम्हारी माता जो है, तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? वल्ली सेड, नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। तो वल्ली बोलती नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, बिकॉज वल्ली क्या बताए कंडक्टर को कि मैं इतनी अच्छे से प्लानिंग करके आई हूँ कि ये जो समय है इस वक्त तो मेरी मम्मा नैप ले रही होंगी, एक झपकी ले रही होंगी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं घर पर
नहीं हूँ, ठीक है। तो पहले तो वो हंसी जाती है कंडक्टर को कि कैसे ये बच्ची कॉन्फिडेंस से बोली कि मुझे डर लगता है, और वो पूछते हैं कि तुम्हें बस में बैठ के अकेले ट्रैवल करने से डर नहीं लगा। वली वाज लाइक इसमें क्या डरने की बात है। फिर कंडक्टर पूछते हैं कि क्या आपकी मॉम जो है वो आपको ढूंढ नहीं रही होंगी, तो वो बोलती है नहीं, मुझे कोई भी ढूंढ नहीं रहा होगा। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अम्यूज्ड का मीनिंग पढ़ते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, यूज करने की कोशिश करो अपने डेली लाइफ में। फाइंडिंग समथिंग फनी और एंटरटेनिंग। अगर कोई चीज़ है जो आपको बहुत फनी लगती है या बहुत एंटरटेनिंग लगती है, आपको हंसी जाती है, उसके लिए यानी कि आप खुश हो जाते हो, दैट इज व्हाट इज अम्यूज्ड। क्लियर? ऑलराइट। लड़की के बोलने के तरीके से बहुत खुश। कंडक्टर पूछते हैं लेकिन तुम बस में आने से नहीं डरी? वल्ली बोलती है इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो जिस तरीके से वल्ली का एक वे है ऑफ टॉकिंग, वो सुनकर, उस तरीके को सुनकर कंडक्टर जो है उन्हें बहुत खुशी होती है और उन्हें हंसी आ जाती है। और उसके बाद वो यही पूछते हैं कि क्या तुम बस में अकेले बैठने से तो नहीं डरी, फिर अभी क्यों डर रही हो? तो वल्ली वाज लाइक इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कंडक्टर ने पूछा क्या तुम्हारी माता तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? वल्ली ने कहा नहीं, कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो एक कॉन्वर्जेशन है इनका चल रहा है कब? जब गाड़ी अभी शहर में ही है। क्लियर? ओके। Bus started again. Some wonderful sights. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would have felt the first time. अभी यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि बस जो है वो फिर से चलना स्टार्ट होती है, यानी अब जर्नी कहाँ से कहाँ तक होगी? टाउन से लेके विलेज तक, है ना। तो बस चलना चालू हो चुकी है। अब देखो आप ना एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे, पहली बार जा रहे हो आप, ठीक है। अब आप जो है पहली जो भी आपका जगह है जहाँ से आपका डिपार्चर था, प्रस्थान करते हो जहाँ से, तो उस जगह से आप जहाँ पे भी पहुँचते हो आपका डेस्टिनेशन, वो ऑन द वे जो भी नज़ारे हैं आप पहली बार देख रहे हैं तो यू विल एंजॉय, है ना, आपको मज़ा आएगा वो सब देखने में। बट अब वही रास्ता जो है आप वापस कवर कर कर अपने घर आएंगे तो सेम साइट्स होंगे। क्या आप अभी भी एक्साइटेड होगे? यस होगे, क्योंकि आप पहली बार गए हो, मैंने यही बोला, है ना। तो ये 2-3 बार में उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं, पर पहले 2-3 बार अगर आप वो साइट्स बार बार देखते हैं और वो ब्यूटीफुल हो तो डेफिनेटली आप एंजॉय करोगे। सेम चीज वल्ली जो है अभी भी बोर्ड नहीं हुई थी, लाइक थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा था उनके अंदर कि वो बोर हो गई हो कि अरे अभी तो मैंने ये सब कुछ देखा, अभी फिर मुझे वही देखना है विंडो के बाहर। नहीं, शी वॉज एक्साइटेड एज इफ अभी भी वो वही पहली बार बैठ रही है बस में और विलेज से ही जर्नी स्टार्ट कर रही है। सो वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा भी वो बोर्ड नहीं हुई थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, ग्रीटेड इन द सेंस इस तरीके से वो देख रही थी सबको कि जैसे कि उन्होंने सबको वेलकम कर रही हो। क्लियर? सो वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ वो सारी चीजें देख रही थी। कितनी एक्साइटमेंट के साथ? शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जितना उन्होंने पहली बार विलेज से जाते हुए शहर तक का जो रास्ता था वो साइड्स देखते हुए जितनी एक्साइटमेंट वल्ली को थी, उतनी ही एक्साइटमेंट जो है वल्ली अभी भी फील कर रही थी। तो यह आपको क्लियर हो रहा होगा कि डेफिनेटली शी लव्ड हर जर्नी, उसे बहुत मजा आया है अपनी बस जर्नी को एंजॉय करने में। क्लियर? सडनली, एकदम से क्या होता है? सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। एकदम से क्या होता है कि वल्ली जो है ये सारे साइट्स तो देख रही हैं, उन्हें एकदम से एक बहुत ही छोटी सी गाय, मतलब एक यंग काउ जो है वो रोड पर इस तरीके से मिलती है, ठीक है, जो कि लाइंग डेड, यानी कि उस गाय की मृत्यु हो चुकी थी और वो रोड पर थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, उसी जगह पे जहां पर कोई बहुत तेजी से चलती हुई गाड़ी जो है उसने टक्कर मार दी होगी गाय को, इसीलिए वो वहां पर थी और वो मृत थी, यानी कि उसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं था। क्लियर? ओके। बस शुरू हुई, फिर से वही अद्भुत नज़ारे। वल्ली जरा भी बोर नहीं हुई और सब कुछ उसी उत्साह के साथ देख रही थी जो उसने पहली बार महसूस किया था। तो उतना ही उत्साह, उतना ही एक्साइटमेंट था वल्ली के अंदर जब वो सेम साइट्स जो है उनको देखकर एंजॉय करने वाली थी। अचानक से सड़क किनारे मृत पड़ी एक छोटी गाय को देखा जहां उसे किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी। एकदम से उनको क्या दिखता है कि एक जो गाय है वो मृत पड़ी हुई है रोड पे और उसको किसी भी तेजी से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। अभी इसके आगे बढ़ेंगे बट यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बहुत कम पूछा जाता है बट फिर भी पता होना चाहिए आपको ना। कई बार प्रश्न जो हैं वो डायरेक्ट आते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा वल्ली के बारे में बताओ, उसने कैसे पैसे बचाए बताओ, प्लानिंग कैसे की उसने, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, उसको क्या सीखने को मिलता है इस वाले इंसिडेंट से, जो भी आगे जाके पढ़ेंगे। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपका दिमाग वहाँ पे टेस्ट होता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी ऐसी लाइन दी आपको और अब आपसे पूछा जाए
कि क्या क्या कानून होने चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करानी चाहिए लोगों को, ताकि इस तरीके से एनिमल्स जो हैं वो फास्ट मूविंग व्हीकल का शिकार ना हो। यानी कि किस तरीके के रूल्स होने चाहिए जिससे हम स्पीड में आते हुए वाहन की वजह से किसी भी जानवर को ना खो दें। तो आपको इस पे भी प्रश्न आ सकता है। अब आप इस पे अपने कोई भी पॉइंटर्स लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को लिखने की, इंग्लिश में लिखना, ठीक है, ऑब्वियसली, कि व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन according to you that will help save the animals from these fast moving vehicles. क्लियर? इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में भी समझा दिया। कोशिश करो आंसर लिखने की, हिंदी में लिखो चलो भले, और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है सडनली, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। डन? ओके, चलिए। अचानक सड़क किनारे मृत पड़ी एक छोटी गाय को देखती है वल्ली, जहां से उसकी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी। ठीक है, उस जगह पे देखती है जहां कोई बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी जो है उसने उस गाय को टक्कर मार दी थी। क्लियर? ओके। वल्ली asked the conductor, same cow that ran in front of the bus on our trip to town? यानी क्वेश्चन मार्क है। तो वल्ली जो है वो कंडक्टर की तरफ देख के पूछती है, क्या ये वही काऊ है, क्या ये वही गाय है दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो हमारी बस के आगे भाग रही थी, ऑन आर ट्रिप टू टाउन, जब हम विलेज से टाउन की तरफ जा रहे थे। यानी अगर आपको याद हो तो, वैसे इतनी जल्दी तो नहीं भूले होगे, है ना, गजनी नहीं हो, तो ये थोड़ा सा टाइम पहले ही मैंने आपको बताया ना कि वल्ली बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ देख रही थी। सडनली उनको क्या दिखता है कि एक काऊ जो है बहुत तेजी से, उसकी पूंछ बिल्कुल हवा में है और वो बस के आगे भाग रही थी, दौड़ रही थी। और बस जो है वो जितनी बार ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजा रहे थे, उतनी बार वो डर के मारे और तेजी से भाग रही थी। तो ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाली थी टू वली, इसलिए वली वो क्लैपिंग, वो ताली बजा रही थी। करेक्ट? अब वही काऊ को उसने देखा है रोड पे, तो वो कंफर्म कर रही है कंडक्टर से, क्या ये वही गाय है? He nodded and she was overcome with sadness. नॉड करने का मतलब होता है, जब मेरे से, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि क्या तुमने होमवर्क किया, और आप आंसर नहीं देकर आप ऐसे करो, इसका मतलब आप हाँ बोल रहे हो, बिना वर्ड्स को यूज किए आप अपने बॉडी जेस्चर से बता रहे हो, है ना। तो नॉड का मतलब ऐसे अपने सर को हिलाकर हाँ बोलना। क्लियर? सो ही नॉडेड एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस। तो ये जो कंडक्टर हैं, जब उनसे पूछती हैं वल्ली कि क्या ये वही काऊ है जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, तो जो कंडक्टर हैं वो नॉड करते हैं, वो हाँ बोलते हैं। और ये सुनते से वल्ली जो है वो बहुत शॉक्ड हो जाती हैं एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, यानी पूरी तरीके से उदासी, दुख के साथ, वो कहना चाहिए पूरी तरीके से उनको घेर लेता है दुख, इतनी ज़्यादा दुखी वो हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं उसके बारे में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे, पहले इसको हिंदी में पढ़ लेता है। सो वल्ली ने कंडक्टर से पूछा, ये वही गाय है जो हमारे शहर की यात्रा पर बस के सामने दौड़ी थी? उसने सिर हिलाया और वह उदासी से उभर गई। तो वही चीज़ है कि वो कंफर्म करती हैं, क्योंकि देखो कुछ मिनट्स पहले, सपोज चलो 10 मिनट पहले, चलो 15 मिनट पहले, वो गाय जो है मस्त दौड़ रही है, शी वॉज फुल ऑफ लाइफ, और एकदम से वही गाय जो है वो मृत दिखती है किसको? वल्ली को। तो वल्ली डेफिनेटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एक तो वो 8 साल की बच्ची है, ऊपर से उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना, जो जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है उसके बारे में पता चलता है वल्ली को। तो वो यहाँ से शुरुआत होती है उस स्टोरी की, तो ध्यान से सुनना है। क्लियर? ओके। A lovable, beautiful creature just a little while ago suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there. Legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes and blood all over. अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि वल्ली उस वक्त क्या देख पा रही थी। लाइक वो जो गाय है, वो जो रोड पे मृत है, उसकी जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो कैसी थी, वो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो अच्छे से सुनना है, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स हैं एंड पॉसिबिलिटी है दैट यू माइट गेट अ क्वेश्चन जहां आपको इधर से ही लाइंस लिखनी है। क्लियर? ठीक है। सो अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो। तो भाई वो जो गाय है वो बस थोड़े ही क्षणों पहले, कुछ मिनटों पहले जो है, एक बहुत ही प्यारी सी, ब्यूटिफुल सी एक जीव, एक क्रीचर की तरह सामने दौड़ते हुए दिख रही थी। सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। और सडनली यानी अचानक से क्या हुआ, उसका जो भी चार्म, जो ब्यूटी थी उस क्रीचर में, वो खो चुकी है। एंड सिर्फ चार्म नहीं खोया है, बल्कि उसने अपनी जिंदगी भी खो दी है, बिकॉज अब लाइफ नहीं है उस गाय में, है ना। एंड ये देखकर बहुत ज़्यादा
हॉरेबल फीलिंग आ रही है बिकॉज इट वॉज अ हॉरेबल साइट। हॉरेबल मतलब जो बहुत डरावना हो, हॉरर सुना है ना आपने हॉरर मूवी, तो डरावना, क्लियर। तो जो गाय है उसकी जो सिचुएशन है उस वक्त जब उसको देख रही है वल्ली, वो बहुत ज़्यादा डरावनी सिचुएशन है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और ये बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग यानी डरावना था, जैसे जिस तरीके से वो गाय जो है उस रोड पर थी। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, व्हाट स्प्रेड ईगल्ड, एक तरीके से पूरे जो पैर हैं वो फैले हुए हैं, उस पोस्चर को कहते हैं स्प्रेड ईगल। तो जो पैर हैं वो पूरी तरीके से फैले हुए हैं, किसके, गाय के। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, अब लाइफ नहीं है तो आंखें थोड़ी मूव करेंगी, है ना, मतलब जो भी हमारा आई बॉल है वो मूव करता है, अभी हम जीवित हैं तो अभी कोई मृत हो जाएगा तो नहीं मूव करेंगी। तो वो देख कर कि एक फिक्स्ड स्टेयर है, यानी कि उसकी आंखों में वो हिल नहीं रही है, वो बस एक ही जगह पोजिशंड है, और वो लाइफलेस आइज थी, मतलब उसमें अब लाइफ नहीं बची है। एंड ब्लड ऑल ओवर, और हर जगह क्या था, ब्लड ही ब्लड था, ऑब्वियसली बिकॉज उस गाय को किसी ने टक्कर मार दी होगी। तो इतना ज़्यादा भयानक दृश्य, इतना ज़्यादा हॉरिबल साइट देखा ना वल्ली ने, तो शी वॉज डेफिनेटली शॉक्ड। कोई भी हो जाएगा, लाइक जब हम इसको समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता रही हूँ, मेरे को खुद ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, एंड यू माइट ऑल्सो फील कि हाँ मतलब कैसा सीन होगा। तो वल्ली के लिए डेफिनेटली बहुत डिफरेंट चीज थी लाइफ में, क्लियर। ओके चलिए अब स्प्रेड ईगल का मीनिंग पढ़ते हैं, देन हिंदी में लिखेंगे। सो स्प्रेड ईगल इज स्प्रेड आउट यानी फैला हुआ, ठीक है, बाहर की तरफ पैर फैले हुए हैं गाय के, तो उसको कहते हैं स्प्रेड ईगल। डन, ऑलराइट। कुछ ही देर पहले एक प्यारा सुंदर प्राणी अचानक अपना आकर्षण और अपना जीवन खो दिया, और इतना भयानक, इतना भयावह लग रहा था जैसे वह वहां लेटा हो। पैर फैलाए हुए उसकी बेजान आंखों में एक निश्चित घूरना, सब तरफ खून, यानी कि सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट में कि इस तरीके से सिचुएशन थी कि पूरा आकर्षण खो दिया उस क्रीचर ने, उस जीव ने, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जो है मस्त दौड़ रही थी बस के सामने। अभी उसकी आंखों में बिल्कुल जान नहीं है, पूरी बॉडी में कोई जान नहीं है, बस वो फैली हुई वहां पर रोड पर है, और हर जगह खून ही खून है। और ये सब देखकर बहुत ज्यादा भयावह दृश्य जो है वैसी फीलिंग आ रही है, किसको, वल्ली को या किसी को भी, क्लियर। ओके। Memory of the dead cow haunted Valli, dampening her enthusiasm, no longer wanted to look out of the window. अभी ये जो memory of dead cow मतलब बार बार वल्ली के दिमाग में वो सीन आ रहा है जो उन्होंने गाय को वहाँ पे देखा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप भी मतलब अपनी लाइफ में हर किसी को ये चीज़ फेस करनी है, लाइफ और डेथ का जो भी सिनेरियो है ना, तो जब आप वो चीज़ें देखते हो पहली बार, उसको भुलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपके दिमाग में वही चलता रहता है, वही सीन चलता रहता है, वेदर यू हैव लॉस्ट योर लव्ड वन, कोई भी, ठीक है, या फिर आपका कोई पेट या व्हाट्सोएवर, तो वो दिमाग में ना घूमता रहता है सीन। और वो चीज़ ऑब्वियसली किसी के लिए भी ब्यूटीफुल नहीं होती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सैड करने वाली, बहुत ज़्यादा डरावनी भी हो सकती है अगर आपने कुछ ऐसा देखा है जो बहुत भयावह था। तो यही चीज़ है कि वल्ली के दिमाग में बार बार वो जो गाय है उसका सीन आ रहा है, एंड दैट हॉन्टेड वल्ली, यानी वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा डर जा रही थी बार बार जब उनके दिमाग में वो चीज़ आ रही थी। डैम्परिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। तो उनका जो एंथुजियाज्म था, एंथुजियाज्म मतलब एक्साइटमेंट, देखो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स मिले आपको। आई होप आप हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठते हो और लिखा करो कि अरे मुझे आज ये नया शब्द सीखने को मिला, ठीक है। तो एंथुजियाज्म मतलब एक्साइटमेंट। तो अगर किसी से आप पूछ रहे हो आर यू एक्साइटेड, तो आप बोल सकते हैं आर यू एंथुजियास्टिक, ठीक है। सो एंथुजियाज्म मतलब एक तरीके की जो एक ऊर्जा थी, एक जो खुशी थी वल्ली के दिमाग में कि अरे मैं फिर से वो सारे दृश्य देखूंगी, वो पूरा एक्साइटमेंट जो है वो कम कर दिया था इस सीन ने। नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और वल्ली के लिए विंडो के बाहर देखना कितना इंपॉर्टेंट था, वो कितनी एक्साइटेड थी कि वो सीट पे खड़ी हो गई थी, भले लोगों ने मना किया फिर भी नहीं बैठी, तो वो चीज़ आप जानते हैं। बट अब विंडो पे वो बैठी हुई हैं पर उनको बाहर देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या देखेंगी, मतलब उन्होंने बाहर ऐसा सीन देख लिया है और पहली बार वो ऐसी चीज़ से एनकाउंटर हुई हैं, सो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्लियर। ओके, हॉन्टेड और डैम्पनिंग का मीनिंग पढ़ते हैं। हॉन्टेड मीन्स रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, बार बार दिमाग में वही बात आ रही है और इसीलिए उसको भूलना बहुत ज़्यादा कठिन था, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत डरावनी है। नेक्स्ट, डैम्पनिंग मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, किसी चीज़ को अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा गहरी है, इंटेंस है, तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर देना, लाइक उस स्ट्रॉन्गनेस को, उस स्ट्रेंथ को, उस इंटेंसिटी को कम कर देना, उसे कहते हैं डैम्पनिंग, यानी कमी लाने वाला। तो उनके एंथुजियाज्म में, एक्साइटमेंट में कमी ले आया था ये पर्टिकुलर सीन, क्लियर। मृत गाय की याद ने वल्ली के उत्साह को कम कर दिया। अब वल्ली खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी, तो अब ये सब चीज़ हो गई ना, तो वल्ली को बाहर भी नहीं देखना है, उनके लिए इतना ज़्यादा डरावना था, क्लियर। ओके,
sat glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. फाइनली वो जो है सीट पे बैठी हुई थी, शी वॉज ग्लूड टू हर सीट, यानी कि वो उठी ही नहीं वहां से, ऐसा होता ना कि बिल्कुल चिपक के बैठ गए, तो डेफिनेटली वो ग्लू नहीं लगाए हैं, है ना, ग्लूड का मतलब वहीं बैठी हुई थी, वो उठी नहीं वहां से, शी वॉज फिक्स्ड कहना चाहिए, अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40. कितने बजे बस पहुंची है? 3:40. देखो दिमाग में रख लो, जो वल्ली की प्लानिंग थी उस हिसाब से नहीं पहुंची है वो, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. इसका मतलब हो सकता है कि मम्मी उठ गई हो, बिकॉज 3:40 का टाइम इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था, है ना, और हो सकता है शायद नहीं भी उठी हो, बिकॉज 1 से 4 के बीच में बोला उनकी मम्मा नैप लेती हैं, बट लेट्स सी आगे क्या होता है. बट यहाँ क्या दिया है कि वो बैठी हुई थी फिक्स्ड, मतलब वो बिल्कुल नहीं उतरी, उन्होंने विंडो के बाहर कुछ नहीं देखा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी. एंड अब बस जो है फाइनली वल्ली के गाँव पहुँच चुकी है और टाइम हो रहा है 3:40 यानी 3:40. Stood up and stretched herself, turned to the conductor. Well sir, I hope to see you again. फाइनली वो उठती हैं और इतनी देर से वो बैठी हुई, 45 मिनट्स की जर्नी में वो बैठी हुई है. इनफैक्ट उसके पहले भी वो सीट पे ही बैठी हुई है, बिल्कुल लंबी जर्नी हो गई 1-1.5 घंटे की, राइट. तो शी वॉज लाइक, वो एकदम से उतरती है एंड शी स्ट्रेच्ड. ऐसा होता है ना कि जब हम नींद में से भी उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अपना बिल्कुल स्ट्रेच करता है बॉडी को, वैसे बहुत लंबी जर्नी होती है तो आप इस तरीके से स्ट्रेच करते हो. तो शी स्ट्रेच्ड हरसेल्फ एंड टर्न टू द कंडक्टर, और कंडक्टर की तरफ वो मुड़ती हैं और उन्हें कहती हैं, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. तो सर ठीक है, मैं चलती हूँ एंड मैं आशा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँ, ठीक है, यानी कि मैं फिर से कोई बस जर्नी करने ज़रूर आऊँ. तो इस तरीके से वो अब अपने विलेज पहुँच चुकी है. अब इसके पहले कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें, इसके जस्ट पहले जो भी पूरा सीन बताया है काऊ का, उसमें लाइफ और डेथ का जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो कैसे है. देखो वल्ली के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी इतना जो खुश मिजाज क्रीचर है, अभी जब सब में लाइफ है, नेक्स्ट मोमेंट वो पर्सन या वो क्रीचर जो है वो शायद इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, है ना. तो वो चीज़ जो है नहीं पता थी वल्ली को, ये रहस्य है ना. आपको ऐसा कुछ पता है क्या कि किसी के पास कॉल आता है कि सर आपके पास 2 और दिन हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये चीज़ दिखाते हैं मूवी में कि अब 2 दिन और ये बचेंगे, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी होती है कोई, तो डॉक्टर्स बता देते हैं, है ना, कि इतना ही चांसेस हैं. वो बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरल बात कर रही हूँ कि क्या ऐसा होता है कि किसी को कॉल आता है रात को कि देखिए आधी रात को आपको अटैक आएगा या फिर ऐसा ऐसा होगा और आप चले जाएंगे. नहीं होता ना. तो वही चीज़ है कि किसी को नहीं पता कि कब ये जो लाइफ का सिलसिला है वो एंड हो जाए. तो ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि हमें क्या कैसे पता चल जाएगा कब क्या होने वाला है. इसीलिए वो रहस्य कि थोड़े क्षणों पहले वो गाय, हंसमुख गाय थी, वो दौड़ रही है, अब वो लाइफलेस है. तो वो चीज़ जो है ना, वो जो मिस्ट्री थी कि ये कैसे हो गया, वो है जिसके लिए वल्ली पहली बार जो जानकारी पाती है वो, और इसीलिए कहा है इंडक्शन या इंट्रोडक्शन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. क्लियर? ओके चलिए अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं. सो वल्ली जो है वो अपनी सीट से चिपके हुई थी, यानी कि वो उठी ही नहीं सीट से, क्योंकि ऑब्वियसली उनको देखना नहीं था ना बाहर क्या हो रहा है. वो इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी जब तक बस 3:40 पर उनके गांव नहीं पहुंची थी. तो वल्ली के गांव जो है जब तक वो बस नहीं पहुंच गई थी, 3:40 पे पहुंची बस, तब तक वो सीट पर ही बैठी हुई थी. वो खड़ी हुई, कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, ठीक है सर, मैं आपसे फिर से मिलने की उम्मीद करती हूँ. तो डेफिनेटली जो है वल्ली अब उठ जाएंगी, क्योंकि उनका जो विलेज है, गांव है, वो आ चुका है. बहुत देर से वो बैठी हुई थी तो वो थोड़ा स्ट्रेच आउट करती हैं एंड देन उसके बाद कंडक्टर की तरफ मुड़कर वो कहती हैं कि सर मैं आपसे मिलने की लाइक बहुत जल्द मिलने की आशा या उम्मीद करती हूँ. क्लियर? ओके. Conductor replied, "Okay, madam. Whenever you feel like a bus ride, come and join us. Don't forget to bring your fare." अभी हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो कंडक्टर के बारे में क्या बोला था कि उनको मजाक करना, जोक्स क्रैक करना बहुत पसंद है, बहुत हंसमुख इंसान है वो, है ना. तो वो यहाँ पे भी प्रूफ होता है, क्योंकि अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप प्रूफ करो कि कंडक्टर जो हैं वो क्या सच में बहुत जॉली सॉर्ट थे या बहुत ज़्यादा हंसमुख इंसान थे, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं चैप्टर में से. उनमें से एक ये भी है कि भाई जब वल्ली जा रही थी तभी भी उन्होंने एक जोक क्रैक किया. कैसे? वो वल्ली से कहते हैं कि ठीक है मैडम, और जब भी आपका मन हो, whenever you feel like having a bus ride, यानी जब आपको बस में बैठने की इच्छा हो, come and join us. डेफिनेटली आप आइए और हमारी बस में बैठिएगा. डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. बट हाँ, अपना जो टिकट का किराया है वो लाना मत भूलना. तो वो मस्ती कर रहे हैं क्योंकि बच्ची है ना छोटी, और उनको मैडम भी बोल रहे हैं, तो इस तरीके से वो जो क्रैक करते हैं कि जब भी मन हो प्लीज़ हमारी बस में आइएगा और कभी भी टिकट का प्राइस या फेयर जो है वो लाना, किराया लाना भूलना मत. क्लियर? ओके.
कंडक्टर ने जवाब दिया, ठीक है मैडम, जब भी आपका बस की सवारी का मन हो तो आए, अपना किराया लाना ना भूलें। तो इस तरीके से वो जो क्रैक करते हुए अब एक दूसरे को टाटा बाय बाय करेंगे। और कंडक्टर जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने छोटी बच्ची का ध्यान दिया। और बीच में ऐसा भी होता है कि कंडक्टर जो है वल्ली को ऑफर भी करते हैं कि आप कहें तो मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ बाहर से, जब वो बैठी हुई थी टाउन के अंदर। बट वल्ली मना कर देती है, क्योंकि वल्ली बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए उनमें बहुत सेल्फ कंट्रोल है, जो 8 साल की उम्र में शायद ही होता है, तो वो उस चीज़ को भी मना कर देती है। बट कंडक्टर जो हैं वो अपना एक जो कहना चाहिए ना, एक जो ह्यूमैनिटी होती है, जो इंसानियत होती है, वो नहीं भूले हैं। उन्होंने उस बच्ची को बहुत अच्छे से ट्रीट किया थ्रू आउट द जर्नी। क्लियर? ओके। Laughed and jumped down from the bus, went running straight for home, found her mother awake and talking to one of the Walli's aunts. The one from South Street was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अभी यहाँ क्या होता है कि वल्ली जो है वो मस्त हंसते खेलते कूदते हुए अपने घर तक पहुंचती हैं। सो लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, तो वो हंसती हैं जो क्रैक किया कंडक्टर ने, और जंप करती हैं बस से बाहर और फिर वहाँ विलेज की तरफ जाने लगती हैं। वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, भागते हुए घर के लिए जाती हैं। फाउंड हर मदर अवेक, बट उनकी मॉम जो है वो जाग रही थी, वो सो नहीं रही थी। बट डोंट वरी, कोई खतरा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी मॉम ऑलरेडी बिजी है। क्या चीज़ में भाई? शी वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द वल्लीज आंट्स, यानी वल्ली की कुछ आंटियां होंगी वहाँ पर। मे बी अब यहाँ पे मौसी की बात हो रही है, मे बी यहाँ चाची जी की बात हो रही है, एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हो यहाँ पर। बट कई जगहों पे कहते हैं कि वल्ली की मौसी से बात कर रहे थे या वल्ली की चाची से बात कर रहे थे। अब आंटी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो वल्ली की एक आंटी हैं जिनसे उनकी मॉम बात कर रही थी। ये आंटी जो है वो साउथ स्ट्रीट जो जगह है वहाँ से आती हैं, यानी साउथ स्ट्रीट वाली जगह पे वो रहती हैं। वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। व्हाट इज अ चैटर बॉक्स? जो लोग बहुत बातूने होते हैं ना, लाइक चुप ही नहीं हो सकते, वो कभी चुप नहीं होते, नॉन स्टॉप दे कैन टॉक। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को जैसे कुछ अच्छा खाना पसंद होता है, अच्छे ड्रेसेस लेना पसंद होता है, अच्छी जगहों पे घूमना पसंद होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ बात करना पसंद होता है, कि बस कोई मिल जाए और वो पूरा टाइम नॉन स्टॉप बातें कर सकते हैं। उन्हें चैटर बॉक्स कहा जाता है, यानी जो बहुत बकबक करते हैं। तो ये जो आंट है ना वल्ली की, वो भी बहुत ज़्यादा बातचीत करती हैं। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। और वल्ली की जो ये आंट हैं, अगर उन्होंने एक बार बात करना स्टार्ट किया तो वो चुप होती ही नहीं थी, उनको इतना ज़्यादा बातचीत करना पसंद था। तो वही इनके घर पे बैठी हुई हैं और वल्ली की जो मॉम है वो उन्हीं से बात कर रही है। क्लियर? चलो चैटर बॉक्स का मीनिंग पढ़ते हैं। चैटर बॉक्स मीन्स टॉकेटिव, यानी बातूनी। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो बहुत टॉकेटिव होता है, जो बहुत बातचीत करता है, उसको चैटर बॉक्स कहते हैं इन इंग्लिश। तो एक ये भी अच्छा वर्ड है, कभी मुश्किल से यूज करने को मिल जाए तो करना, बट सतर्क होकर करना। क्लियर? ओके। सो हंसते हुए और वल्ली बस से उतरी, सीधे घर के लिए दौड़ी। अपनी माँ को जगा हुआ पाया और वो वल्ली की एक आंटी से बात कर रही थी जो साउथ स्ट्रीट की थी। वो बातूनी थी। एक बार बात करने के बाद उन्होंने अपना मुंह कभी बंद नहीं किया था, यानी कि वो एक बार जब बात करना चालू करती थी तो अपना मुंह बंद बिल्कुल नहीं करती थी। मुंह बंद का मतलब यानी बात बंद कर देना। तो वल्ली की ये जो आंटी हैं ये बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स है, ऐसा वल्ली ही बता रही है हमें ऑलमोस्ट। तो समझ सकते हो कि वल्ली वॉज नॉट लाइक दैट मच लाइकिंग हर आंट, है ना। तो वो घर जाके क्या देखती हैं कि उनकी मम्मा जो है वो जग रही हैं और वो वल्ली के एक आंटी से बात कर रही हैं, वो आंटी जो साउथ स्ट्रीट पर रहती है। क्लियर? ओके। Aunt to Valli, where have you been? Spoke very casually, not expecting a reply. Valli just smiled. तो वल्ली की जो आंटी हैं वो वल्ली को देखकर एकदम से पूछती हैं कि तुम इतनी देर से कहाँ थी? Where have you been? बट ये चीज़ जो है वो ऐसे नहीं पूछती हैं वल्ली की आंटी जो है, कहाँ थी तुम इतनी देर से? ऐसा नहीं पूछा उन्होंने कि आपको जिस चीज़ का जवाब देना होगा। वो ऐसी थी अपनी बातचीत में लगी थी, अच्छा तुम इतनी देर से कहाँ थी? तो ऐसे कैजुअली उन्होंने नॉर्मल अंदाज में पूछा। तो नॉर्मल अंदाज में पूछा तो वल्ली समझ गई कि उनको कोई ऐसा आंसर चाहिए नहीं, तो मैं आंसर दूँ भी क्योंकि मैं कहाँ थी। तो वल्ली सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। और जो वल्ली की माता जी और जो आंटी हैं उनके बीच में जो भी बातचीत चल रही थी थोड़ी देर पहले, वही बात जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। अभी किस बारे में बात कर रहे थे वो तो हम देखेंगे, पहले इसको हिंदी में देखते हैं। आंटी ने वल्ली से कहा, कहाँ थी तुम? बहुत लापरवाही से उन्होंने बोला था, तो जवाब की उम्मीद न करते हुए वल्ली भी बस मुस्कुरा दी। तो उन्होंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही ऐसे लापरवाह तरीके से पूछते ना कि हाँ ठीक है ऐसे ही पूछ लिया, तो वो चीज़ था उनका, वो तरीका था पूछने का। तो वल्ली भी समझ गई कि जवाब देने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो भी सिर्फ मुस्कुरा देती है। माता और आंटी की बातचीत जारी रही और जो भी इन दोनों के बीच का कॉन्वर्जेशन था, जो भी बातचीत वार्तालाप चल रहा था, वो जारी रहता है, यानी कि वो कंटिन्यू होता है। क्लियर? ओके। Mother said, so many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। वल्ली की जो मॉम है वो आंटी से कहती हैं
कि देर आर सो मेनी थिंग्स इन आर मिड्स। मिड्स, मिड वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, अमिड्स पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो मिड्स मतलब मिड, यानी हमारे ही बीच में इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, पूरी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? और ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हमें वो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो, हर एक चीज़ के बारे में पता हो। तो यहाँ पे वो डिस्कशन कर रही है आंटी के साथ कि भाई हमारे आसपास इतनी चीज़ें होती हैं कि सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना पॉसिबल नहीं होता है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, बट अगर चलो मान भी लें कि अगर हमें किसी के बारे में कुछ पता भी है, लाइक कोई जानकारी अगर हमें है भी, वी ऑफन कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन भी, तो हम अक्सर उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। और फिर वो आंटी से पूछती क्या हम सच में समझ सकते हैं? अभी यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लो, उनकी बेटी जो है वो घर से निकली हुई है 1 बजे से, अभी 3:40 पे आ रही है, वो बस जर्नी करके भी आ गई, टाउन देख के भी आ गई, मतलब बाहरी तरीके से, और घर भी पहुंच गई। ये सारी चीज़ें उनके आसपास ही हो रही थी, बट उनको पता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल वैलिड लाइन है कि कई कबार ऐसी चीज़ें हो रही होती है हमारे आसपास जो हमें भी नहीं पता होती, और अगर हमें पता भी है तो उसे पूरी तरीके से समझना जो है वो मुमकिन कभी कभी नहीं होता है। क्लियर? ओके। सो मिड्स का मीनिंग क्या है? मिड वर्ड है तो अमंग और सराउंडेड यानी मध्य, ठीक है। तो हमारे आसपास, हमारे मध्य यानी हमारी ही दुनिया में कई चीज़ें हो रही हैं, दैट इज मिड्स। क्लियर? सो माता कहती हैं हमारे बीच में और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम सब कुछ के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं तो अक्सर हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और फिर ये पूछती हैं आंटी से, क्या हम, यानी क्या हम सच में समझ सकते हैं सारी चीज़ों को, क्या हम सब चीज़ों को जान सकते हैं? तो है तो बहुत वैलिड लाइन। कई कबार हमारे ही आसपास या सोसाइटी में कुछ हो रहा होता है और हमको ही नहीं पता होता, ठीक है। इसीलिए भी कई बार कहते हैं कि आपको जागरूक होना चाहिए कि पूरी लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, जो ऑब्वियसली ज़रूरी है जानना। क्लियर? ओके। Valli said, "Oh yes." Mother said, "What? What's that you say?" Valli said, "Was just agreeing with what you said about things happening without her knowledge." जैसी उनकी मॉम बोलती है कि हमारे आसपास कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, तो वल्ली जो है एकदम से बोलती है हाँ बिल्कुल, कि मतलब हाँ मैं भी घूम फिर के आ गया, आपको पता ही नहीं है। तो वल्ली एकदम से बोल देती है एक्साइटेड होकर, ओ यस। तो उनकी मॉम शॉक्ड हो जाती है कि क्या बोल रही है। तो वो बोलती क्या, तुमने क्या कहा? तो वल्ली जो है बात को अच्छे से बना लेती है, वो कहती है कि नहीं नहीं बस मैं हाँ कह रही थी, बस अग्री कर रही थी आपके पॉइंट से, आपकी जो भी आपने चीज़ बोली उस पर हामी भर रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज्ञान के बिना, लाइक हमारे ज्ञान के बहुत बाहर हैं, वो सब हमारे आसपास होती हैं। क्लियर? ओके। सो वल्ली कहती है ओ हाँ। माता कहती है क्या क्या कहा तुमने? सो वल्ली कहती हैं हमारी जानकारी के बिना हो रही चीज़ों के बारे में आपने जो भी अभी कहा उससे मैं सहमति दिखा रही थी, कि हाँ मैं भी मानती हूँ मम्मी कि सही में कई चीज़ें होती है जिसके बारे में हमको पता भी नहीं होता। क्लियर? ओके। Aunt said, "Just a chit of a girl, yet look how she pokes her nose into a conversation, just as though she were a grown-up lady." तो ये जो आंटी आई हुई है एकदम से बोलती है कि देखो, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल। चिट ऑफ अ गर्ल मतलब देखो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची है, ऐसे कहते हैं ना कि इतनी सी तो ये बच्ची है और इतना बोल रही है, तो उस तरीके से चिट ऑफ अ गर्ल। तो वो बोलती है कि इतनी छोटी बच्ची है फिर भी देखो किस तरीके से नाक, हम कहते हैं ना कि इस चीज़ में टांग मत घुसाओ, और इसे हिंदी में कहते हैं पोक योर नोज। इसका मतलब इंटरफेयर करना, ठीक है। अच्छी लाइन है, पता होनी चाहिए। किसी के लिए भी अगर हम बोल रहे हैं कि द पर्सन इज पोकिंग हिज और हर नोज, इसका मतलब कि वो उस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको बोला भी नहीं है कुछ, फिर भी अपना बात रख रहे हैं, ठीक है। सो येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्जेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन अप लेडी। देखो किस तरीके से हमारी बातचीत के बीच में इंटरफेयर कर रही है, जैसे कि बहुत बड़ी कोई मैडम हो या बहुत बड़ी लेडी हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ। वल्ली को खुद ही खुद में हंसी आने लगती है। डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये लोग इसकी स्माइल समझे कि भाई मैं सच में मतलब दिख छोटी रही हूँ बट मुझे सब कुछ पता है, और मैं 8 साल की उम्र में सब कुछ घूम फिर के भी आ गई। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। बट वो यही सोच रही थी वल्ली की, मतलब मैं हंस तो रही हूँ बट मेरी हंसी ये समझे नहीं, और उसका कोई चांस भी नहीं था। लेकिन कैसे पता चलेगा इनको, बट क्या पता चल जाएगा। और इस तरीके से ये प्रश्न एंड होता है। क्या पता आपको कभी कोई क्वेश्चन दे भी दे, बताओ आगे की स्टोरी क्या होगी। आप दोनों पक्ष रख सकते हैं कि वल्ली की मम्मी को पता चल गया या वल्ली की मम्मी को पता नहीं चला। क्लियर? ओके, चलिए अब चिट ऑफ अ गर्ल पढ़ते हैं, पोक्स हर नोज पढ़ते हैं, देन दिस चैप्टर विल एंड। चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स अ स्मॉल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, और पोक्स हर नोज का मतलब इंटरफेयर करना यानी दखल देना, दखल अंदाजी करना। क्लियर? ओके। आंटी कहती हैं बस एक छोटी सी लड़की, फिर भी देखो कैसे हमारी बातचीत में दखल दे रही है, जैसे कि एक बहुत बड़ी औरत हो, यानी कि एक बहुत बड़ी लेडी हो जिसे बहुत नॉलेज है और ये हमारी बातों में इंटरफेयर कर रही है। वल्ली अपने आप में मुस्कुराई। क्या वे नहीं चाहते थे कि वे उसकी मुस्कान को समझें, लेकिन तब इसकी ज़्यादा संभावना नहीं थी, है ना। तो वो यही सोच रही थी कि डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, कि मुझे नहीं चाहिए कि ये मेरी स्माइल समझें,
कि मैं क्या सोच रही हूँ, बट उसका कोई चांस भी नहीं था, अब सारी चीज़ें हो चुकी थी, बट क्या थोड़ा बहुत चांस था। तो इस तरीके से प्रश्न पे ये चैप्टर एंड होता है। क्लियर? ऑल राइट। सो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर मैडम राइड्स द बस को जो है रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको कोई भी वर्ड या कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी पार्ट ऑफ द स्टोरी जो है नहीं होगा जो समझ ना आया हो। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने अपना पूरा 100% दिया कि मैं आपको हर एक चीज़ को 2 से 3 बार समझा दूँ। तो इस तरीके से हमने चैप्टर का रिविजन तो कर लिया है, बट फटाफट से मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ कि जिस तरीके से आप अभी ये वीडियो देख रहे थे, इसी तरीके से अगर आप बाकी के भी कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ईजिली सारे वीडियोस देखना चाहते हो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप कुछ ना कुछ नया ही सीखें, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आप मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट जरूर विजिट करें। करना क्या है, जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, आपको सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलती हैं और यही बेस्ट एडवांटेज है वेबसाइट विजिट करने का, क्योंकि आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे सीधे अपनी नज़रों के सामने सारे कोर्सेज देख पाओगे। जैसे आप कोई भी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का इंग्लिश मीडियम सीबीएसई का कोई भी कोर्स का कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, या फिर आप मोटिवेशनल सीरीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी, यस एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी अगर देखना चाहते हो ना, फॉर श्योर आप क्लिक करोगे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके वीडियोस भी देखना चाहते हो ताकि आप ही का नॉलेज जो है वो बढ़े, देन डेफिनेटली आप एनटीएससी या ओलंपियाड जो पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो और आप हिंदी मीडियम में कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सपोज आपने यही डिसाइड किया कि आज मुझे स्टेट बोर्ड को हिंदी मीडियम का कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्या किया आपने, क्लिक किया, आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी। सबसे पहले तो आप उस क्लास को सिलेक्ट कर लो जिसके भी सब्जेक्ट्स आप देखना चाहते हो। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना चाहते हो, क्लास 9th, क्लास 10th या क्लास 12th, जो भी देखना चाहते हैं आप क्लिक कर दीजिए। सपोज आप क्लास 10th का इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इंग्लिश पे क्लिक करो, बुक चूज कर लो कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो टॉपिक की लिस्ट है वो आ जाएगी। उस टॉपिक पे क्लिक कर दो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज पाठ्यक्रम परिचय या लेटर टू गॉड या नेल्सन मंडेला, कुछ भी चूज किया आपने, अमांडा चूज किया फॉर एग्जाम्पल, क्लिक करो अमांडा पे, आपके सामने उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना जस्ट बाय विजिटिंग द वेबसाइट। सो हाँ, डेफिनेटली आप जाइए, जरूर एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले। क्लियर? ऑल राइट। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे ताकि आप कोई वीडियो मिस आउट ना करो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जाके बस उसके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। क्लियर? ऑल राइट। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज की वीडियो के अंत में। आई होप आपको मैडम राइट्स द बस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया है और कोई भी डाउट नहीं है आपके दिमाग में। और इसी तरीके से हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।